कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, पॉलिटी से जुड़ा हुआ है और अभी जो कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट है हमारी वो भी उन्हीं विचारों से ओतप्रोत है। तो उसका उनका विचार था, स्वतंत्रता पे भी था, स्व पे भी था, स्वदेशी पे भी था, आत्मनिर्भरता पे भी था और सेक्युलरिज्म पे भी था और धर्म पे भी था। बहुत सारे मुद्दों पे था, तो वो उसी का डिस्कशन था और राष्ट्रीय स्तर के लोग थे। तो उनके बीच जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा बीच का, सिविल सर्विसेज की जब हम तैयारी करते हैं, जब आप जेएनयू में होते हैं, जब आप दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप कोई कोर्स कर रहे हैं और आपको कोई पढ़ाने आया है, तब जो विचार होते हैं वो थोड़े से पढ़ाने में, देश भर में चर्चा भी छिड़ी है ना। अब जब आप कंगना रणावत का बयान देखते हैं तो एक चर्चा भी छिड़ी होती है कि क्या वाकई में स्वतंत्रता मिली है, क्या कांग्रेस इतनी खराब थी, क्या बीजेपी ने ही आकर के सब कुछ ठीक किया है, क्या आरएसएस ही सब कुछ ठीक कर सकता है, क्या धर्म ही सब कुछ ठीक कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं चलती है। लेकिन जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाते हैं, जैसे दिल्ली में पढ़ने जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में पत्रकारिता का कोई कोर्स कर रहे हैं, या आप कोई और कोई भी जनरल कोर्स कर रहे हैं और आपको पॉलिटी कोर्स में है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स में है, पॉलिटी हम लोग शुरू भी करेंगे, जो मैंने आपको कहा था कि इसके साथ हम पॉलिटी भी शुरू करें, क्योंकि अभी मैं आपको पैरेलल जो मेरी वहाँ की क्लास है घर की, उसके साथ साथ चलाना चाहूंगा ताकि मैं उस रिदम में भी रह सकूं और आपका कोर्स भी कंप्लीट उस हिसाब से करा सकूं। तो अभी चूंकि मैंने पॉलिटी शुरू किया है तो पॉलिटी से ही हम लोग लेंगे। तो बाहर जो संस्थाएं हैं उनका कंसेप्ट, उन्होंने अपना कई कंसेप्ट क्लियर बना रखा है कि सेक्युलरिज्म एक गलत शब्द है और सेक्युलरिज्म का मिसयूज करती है कांग्रेस, ये ऐसा मतलब बनाया हुआ है क्लियर, उनको कोई डाउट नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि सभी कोई अलग है नहीं, हिंदुत्व जो है वो अपने आप में सेक्युलरिज्म है, उसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है वो बोलते थे कि सभी धर्मों का सम्मान करो और अपने अपने धर्म का पालन करो और सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, कोई धर्म एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, सभी बराबर हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि सभी धर्म बराबर मानते हैं और वो सब है। तो उनका ये रहता है कि नहीं, सेक्युलरिज्म वर्ड डालने की जरूरत नहीं है आपको और अलग से सेक्युलरिज्म बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब वो हिंदुत्व बोल रहे हो मतलब अपने आप में वो सेक्युलर है। और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व तो फिलॉसफी है, हिंदू तो लाइफ स्टाइल है। तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है, वो उस पर भी हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि अभी चूंकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ये आता है और फिर हम संविधान पढ़ते हैं तो वो चीज भी आती है। फिर एक बहुत बड़ी आती है कि हम लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, वेलफेयरिस्टिक अवधारणा है, उसको नहीं मानते। वेलफेयरिस्टिक अवधारणा को नहीं मानते, हम समाज आधारित कल्याण को मानते हैं, राज्य आधारित नहीं मानते। ये वेस्टर्न फिलोसॉफी है। वो बोलते हैं कि ये पश्चिम से आया हुआ शब्द है कि वेलफेयरिस्टिक, और वेलफेयरिस्टिक भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है ना, स्टेट करे उसको वेलफेयर को, क्योंकि स्टेट को ये सब ठीक है, स्टेट सीमा सुरक्षा करेगा, स्टेट आतंकवाद देखेगा, ये स्टेट दूसरी सब चीजें करे, लेकिन कल्याण के काम स्टेट को नहीं करना चाहिए। कल्याण के काम किसको करना चाहिए? तो वो एक कहानी भी सुना रहे थे कि कहानी ये थी कि एक महिला 20-25 साल से मंदिर जा रही थी और मंदिर में जो बाहर भीख मांगते हैं उनको भीख भी देती थी, बच्चों को, और दर्शन करती थी और वहां पे भी चंदा चढ़ाती थी, दान पेटी में कुछ पैसा डालती थी, प्रसाद लेके आ जाती थी। तो दरअसल ये उपासना पद्धति है, मंदिर जाना, ये करना, ये उपासना है, ये धर्म नहीं है। फिर उसने अभी पिछले 5-6 साल में जो है कुछ बच्चों को एक तरह से गोद लिया, यानी कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। फिर कारण पूछा कि ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दरअसल घर पे जाके पता किया तो बोला अगर ये स्कूल चले जाएंगे तो हम खाएंगे क्या, क्योंकि यही भीख मांग के लाते हैं और यही हमको खिलाते हैं, तो हम इसलिए इनको स्कूल नहीं जाने देना चाहते। तो फिर महिला ने ये किया कि जितने भी घर थे उन सबको राशन देना शुरू किया और उस महिला ने उनके स्कूल भेजने की व्यवस्था कराई, एक स्कूल बस अरेंज करी, ड्राइवर रखा, ट्यूशन पढ़ाने वाला आदमी रखा उन बच्चों को, ऐसे बहुत सारे काम किए उसने।
तो अब आप जाके देखोगे तो वो 300 बच्चे जो है वो स्कूल भी जाते हैं, उनके घर पे अनाज वो महिला पहुंचा देती है। तो जैसे एक तरह से समाज ने, तो वो ये बोल रहे थे कि ये जो धर्म है ये उसका 6 साल से शुरू हुआ है। पहले के जो 20-25 साल उसने जो काम किया वो उपासना थी, मंदिर जाना और ये सब, लेकिन उसका जो धर्म है, हिंदुत्व है, वो अभी शुरू हुआ है। किससे? 6 सालों से। 6 सालों से वो हिंदू हो गई है और देखा जाए तो वो धर्म पे आ गई है। तो धर्म में वो कितने सालों से? केवल 6 सालों से। उदाहरण बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि कितने लोग जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और कितने लोग इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करते हैं जैसे वो महिला दे रही है। अगर सरकारी स्कूल आप समाप्त कर दो जो फ्री में पढ़ाते हैं, बल्कि और स्कॉलरशिप देते हैं, और SC/ST वालों को तो किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह सब वही देते हैं, और उसके बाद उनको फिर साइकिल भी मिलती है, लैपटॉप भी मिलता है और इस टाइप की योजनाएं भी होती है निःशुल्क वाली। अगर आप ये वेलफेयर बंद कर दोगे तो क्या समाज में ऐसे लोग जो उद्योगपति हैं या जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो क्या आ जाएंगे और ऐसे 300, 400, 500 बच्चों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे क्या? और क्या वो लेवल जो एजुकेशन का सरकार दे रही है और आसानी से जाकर के वो मांग सकता है? तो सिद्धांत तौर पे बातें बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है स्टेट स्पॉन्सर्ड, है ना, स्टेट देता है और स्टेट फिर सेवा करता है, जबकि सरकार और RSS जो संस्था है उनका मानना है कि ये समाज आधारित होना चाहिए, सरकार आधारित नहीं होना चाहिए या राज्य आधारित नहीं होना चाहिए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें क्या आता है? वेलफेयरिस्टिक स्टेट। और आप लोग क्या पढ़ते हो? नीति निर्देशक तत्वों में, DPSP में पढ़ते हो। और फंडामेंटल राइट्स में तो हमने उनको ये कह दिया कि ये तुम्हारा राइट है, शिक्षा तुमको किसी भी हालत में मिलनी चाहिए, ये तुम्हारा मौलिक अधिकार है। और उधर DPSP में बोल दिया कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो ये व्यवस्था करेंगे। अब ये उस अप्रोच के खिलाफ है और वर्तमान सरकार उस दिशा में जाना चाहती है और आगे का भारत वो इस आधार पर बनाना चाहते हैं कि हम ये बंद करेंगे और ये चीज किस पे डालेंगे? समाज पे डालेंगे। और अगर समाज हिंदू होगा और हिंदू राष्ट्र होगा और वो हिंदुत्व को मानेंगे और अगर वो धर्म को मानेंगे तो फिर राज्य की जरूरत ही नहीं होगी। तो ये सैद्धांतिक, फिर वो बोलते भी हैं कि देने का भाव नहीं होना चाहिए, आपके अंदर भाव नहीं होना चाहिए कि आप दे रहे हो, बल्कि आप लौटा रहे हो समाज को, ये भाव होना चाहिए। मतलब घमंड भी नहीं होना चाहिए देने वाले को। तो ये भी बहुत अच्छा आदर्श है कि किसी भी व्यक्ति में देने का भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कितने दानी आपने देखे, फोटो खिंचाते हुए देखे ना आपने, बांटते हुए। तो हमारे समाज में क्या इतनी परिपक्वता आ गई है कि लोग देंगे नहीं बल्कि लौटाना समझेंगे? एक चीज। दूसरा, समाज आधारित कल्याण होने लग जाएगा क्या अगर राज्य आधारित कल्याण हम बंद कर देंगे? तो क्या समाज इतना परिपक्व हो गया है? समाज में इतने समझदार लोग हैं? क्या वो वाकई में धर्म और उपासना में अंतर समझते हैं? कितने लोग जानते हैं? खुद RSS के 10-15 पदाधिकारी ऊपर के जानते होंगे, 8-10 नीचे वाले जानते होंगे। और ये लेवल भी भोपाल जैसे जगह पर आकर के हम बात कर रहे हैं इस लेवल पे, यहाँ पे बात कर रहे हैं। दिल्ली में हो सकता है ऐसी बात हो रही हो सकता है नागपुर में हो रही होगी, मुंबई में हो रही होगी, लेकिन जब आप सीहोर में जाएंगे, रायसेन में जाएंगे, जब आष्टा में जाएंगे, इधर छोटी छोटी देवास में छोटी जगहों पे जाएंगे, फिर उनके बाद तहसील लेवल पे जाएंगे, फिर बड़े गांवों में, कस्बों में जाएंगे, तो क्या ये सब चीजें हैं क्या? और फिर गांव में तो बिल्कुल नहीं है। तो बात पूरा देश ही जानता है कि गांव में तो हम उसकी बिंदौरी तक नहीं निकलने देते, उसको घोड़े पे तक नहीं बैठने देते SC/ST वाले को, बल्कि लोग साजिश के तहत स्कूल जाना रुकवाते हैं कि कहीं अगर ये स्कूल गया और इस नौकरी के चक्कर में पड़ गया है, पढ़ाई लिखाई का इसको समझ में आ गया, तो फिर हमारे खेतों में मजदूरी कौन करेगा? इसलिए वो उसको रुकवाते हैं कि इसका स्कूल बंद हो जाए कैसे भी करके, और ये अनपढ़ रहे। ये साजिश होती है। उस वर्ग से आप ये अपेक्षा करेंगे कि वो उसको पढ़ाएगा, तो ये कोई एक आध उदाहरण हो सकता है सोसाइटी में, लेकिन इसके हजारों उदाहरण है कि लोगों ने पढ़ाई रुकवा दी है। इसके हजारों उदाहरण कि गांव में उसकी पढ़ाई होने नहीं थी, बल्कि उसको उलझाते हैं, है ना, उलझाते हैं कि हमको चूंकि 200 मजदूर लगते हैं। ये छोटे मोटे लोगों की बात नहीं है, जिसके पास 20 एकड़, 10 एकड़, 5 एकड़ जमीन है, उसकी बात नहीं। लेकिन जिसके पास 1000 एकड़ है, 500 एकड़ है, 200 एकड़, उसको बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में मजदूर चाहिए। उसके घर में 10 ट्रैक्टर खड़े हुए, 10 ट्रैक्टर के ड्राइवर चाहिए उसको।
क्लीनर चाहिए, सपोर्ट करने वाले लोग चाहिए। अब ये स्टाफ कहाँ से आएगा? दूसरे गांव से अगर करेंगे तो आउटसोर्सिंग का बहुत महंगा पड़ेगा ना। दूसरी एजेंसी होगी, ठेकेदार होगा, उससे लेंगे तो और महंगा पड़ेगा, क्योंकि बीच में उसका वो हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा। अगर कई होते हैं ना जो लेबर प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो तो और बीच में कमीशन लेते हैं, उससे भी खा जाते हैं, लेबर से भी, इससे भी खा जाते हैं, दलाल होते हैं, तो उसकी ब्रोकरेज लगती है। तो जिस समुदाय में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, ये कंसेप्ट बड़ा आदर्शवादी है। और जो अपर कास्ट से आता है उसको तो फिर भी सूट कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन खास करके जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, लोअर कास्ट वाला है, या ओबीसी में भी जो सबसे ज्यादा और बुरी स्थिति में जो जातियां, उनके लिए बहुत खतरनाक चीज है ये वाला जो ट्रेंड है। ये सक्सेस नहीं होता, तो फिर हम कब तक ऐसे कल्याण करते रहेंगे राज्य के माध्यम से? तो अभी जो चुन के आती है ना सरकार, उसके कंसेप्ट बड़े क्लियर हैं। फ्यूचर में जाकर के वो आरक्षण भी खत्म करना चाहेगी, फ्यूचर में जाकर के वो किसी प्रकार की स्कॉलरशिप भी नहीं देना चाहती, फ्यूचर में जाकर के वो किसी प्रकार का सरकारी स्कूल या हॉस्पिटल ये सब चीजें नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि एक आदमी यदि हॉस्पिटल चला रहा है तो वो धर्म के आधार पर चलाए, कम से कम लोगों से पैसा ले। लेकिन अपनों ने अभी देखा महामारी में हॉस्पिटल वालों ने क्या लूट मचाई थी। कितने लोगों ने रिश्वत देकर के बेड खरीदे, बेड बचा के रखे, और गरीब आदमी को बेड मिल रहा था क्या? क्या उसको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था क्या? हमने देखा है ना अभी। बैंक के जब नोट बदले गए तब आपने बैंकों में भ्रष्टाचार देखा। तो जब भी जिसकी नौबत आती है वो भ्रष्ट निकलता है। हम यो नहीं समझ पाते। कभी आपने बैंकों में पहले भ्रष्टाचार नहीं सुना होगा कि बैंक मैनेजर भ्रष्ट है, लेकिन जब नोट बदलने की बारी आई तो अधिकांश बैंकों के मैनेजर भ्रष्ट निकले। यानी जिसको जब मौका मिलता है वो भ्रष्टाचार करना छोड़ता नहीं। ऐसे समय में कितने लोग उस विचारधारा को समझेंगे? वो तो बहुत परिपक्व विचारधारा है। आरएसएस या कोई भी संगठन या बीजेपी जिस विचारधारा का पक्षधर है, या मोदी जिस लेवल पे भाषण देते हैं, वो बहुत परिपक्व है, बहुत मेच्योर है। और वो जिसकी बात करते हैं उसमें खुद का अनुशासन, ऑटो डिसिप्लिन बहुत है। यानी कि व्यक्ति पूरा डिसिप्लिन में होगा, वो संपत्ति का संकेंद्रण खुद नहीं करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के लिए आपको कानून बनाने की जरूरत नहीं है। हम निजीकरण करेंगे, लेकिन जब वो अमीर हो जाएगा तो फिर वो भलाई के काम करेगा। तो ये बड़ी अजीब चीज है। तो ये वैसे ही हुआ कि जो चीता है या टाइगर है या ऐसा कोई जानवर है, भेड़िया है, उसको मुर्गी के दड़बे की चाबी देना सीधा सीधा, साफ साफ। तो जो आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रहे हो, तो इसलिए वो जो आपसे हम यहाँ चर्चा करते हैं वो उससे डिफर हो जाती है। और इसलिए आपको जेएनयू का, डीयू का या पॉलिटी का कोई भी प्रोफेसर दिल्ली का कभी भी आपको वो वाली अप्रोच बताता ही नहीं है जो विचारधारा वहां होती है। वो ये वाली ये लोग क्यों नहीं पढ़ाते? ये इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के उस वेस्टर्न कंसेप्ट पे आधारित है। हाँ ठीक है, वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये हमारे यहाँ का कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम था, सर्वे भवन्तु सुखिनः था, बिल्कुल, पर वो सब अपनी इच्छा से है। सर्वे भवन्तु सुखिनः आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते किसी से। वैसे तो हम लोग धार्मिक हिंदू धर्म में 4 नारे लगाए जाते हैं। जब हम सारे जय घोष पूरे कर लेते हैं तो बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, बोलते हैं ना। तो इसमें बुरा क्या है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, होना ही चाहिए। फिर ये था कि प्राणियों में सद्भावना हो, है ना, प्राणियों के प्रति भी हो, प्राणियों के अंदर भी हो। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। सद्भावना होगी तो ये तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो जाएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो जाएगा। अलग से प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इनकी जरूरत ही नहीं है। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए तो कितना बढ़िया चीज है ना। और उसमें पौधे तक की बात आ रही है देखा जाए तो। और फिर विश्व का कल्याण हो, तो विश्व के कल्याण की भावना भी है। तो नारे जब लगाने हो, हम लोगों को संकल्प उठाने हो, धार्मिक क्रियाक्रम करना हो, तब तक तो ये सारी चीजें ठीक लगती है, मंत्रों में भी ठीक लगती है। लेकिन आचरण में अपनाने की बात आती है तब हमारा समाज कितना तैयार है, कितने लोग करते हैं। क्या वो पेड़ नहीं काटते? क्या वो प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाते? क्या वो मांसाहार नहीं करते? जितने लोग ये करते हैं उन्होंने कभी मांसाहार नहीं किया है क्या? तो प्राणियों के प्रति सद्भावना हो तो वो तो सद्भावना कहाँ है? फिर तुम तो खा जाते हो उसको, सद्भावना कैसी? तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है। तो नारा तो वो भी लगाता है, जो कली चबा के आया वो भी लगाता है ना नारा। तो दरअसल वास्तव में दरअसल क्या है कि वहां वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है तो वो जबरदस्ती आपसे करवा लेता है।
उसको फायदा मिल जाता है। उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में होना है तो वो हो जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूल खुल गया और उसमें 300-400 लोगों को पढ़ाया जाना है, तो उसमें 300-400 लोग पढ़ेंगे। तो उसमें कोई भी पढ़ सकता है, पैसे वाले का बच्चा भी पढ़ सकता है, ऊंची जात वाले का भी बच्चा पढ़ सकता है, निचली जात वाला बच्चा भी पढ़ सकता है, क्योंकि जाति व्यवस्था तो है ना। जाति व्यवस्था तो कहीं गई नहीं, तो आप अखबार और संडे का उठा लो और उसमें मैट्रिमोनियल देख लो, जाति के आधार पर वर और वधू की डिमांड होती है कि नहीं, और कितनी भारी मात्रा में होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें जाति बंधन नहीं होता, लेकिन वो कौन होता है, तलाकशुदा होते हैं, ज्यादा उम्र के या 50 साल तक जिसकी शादी नहीं हो रही, उसका विज्ञापन होगा, या पहले से ही विधवा होगी या फिर पहले से ही तलाकशुदा होगा, उसका विज्ञापन होगा। अब जाति बंधन नहीं, बिल्कुल एकदम नए सिरे से जो शादी। तो ये आपको, इसका मतलब इंडिया में अभी ये सब चीजें है, और ये सब चीजें जब असमानता रहेगी तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह से चलेगा। फिर बात करेंगे कि नहीं, हिंदुत्व तो असली में ही सेक्युलर है, और हिंदुत्व का मतलब ही सेक्युलर होता है। अब जब आपका मतलब असली में सेक्युलर है तो फिर अलग से किसी ने बोल भी दिया तो भी क्या दिक्कत है, उसमें गाली क्यों हो गई वो? तो उन्होंने तथाकथित सेक्युलर हैं ये लोग, और हम तो असली सेक्युलर हैं। तो ये बड़ी गजब की जो है वो होती है। मैं दोनों मोड में रहता हूँ, मैं इधर के प्रोफेसर्स को भी सुनना पड़ता है क्योंकि आपके लोगों के लिए लेक्चर तैयार करना पड़ता है, तो कई बार मैं इधर के विचारकों को भी सुनता हूँ जो कम्युनिस्ट थिंकर होते हैं। इन्होंने भी गड़बड़ की है, मैं आपको कई बार बता रहा था स्वतंत्रता संघर्ष में, उन्होंने भी कई जगह वो गड़बड़ की। तो एक्सट्रीमिज्म तो दोनों जगह बुरा है। एक्सट्रीमिज्म तो आप इधर हिंदुत्व के मसले में आओगे तो भी बेकार है, और उसके अगेंस्ट में जाओगे तो एक्सट्रीमिज्म तो वहां पे भी खराब है, क्योंकि वो तो नक्सली बना देगा आपको, अर्बन नक्सल बना देगा। तो एक्सट्रीमिज्म तो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या पॉलिसी इस प्रकार की करने का समय आ गया है? क्या बोलते हैं कि 21वीं सदी में नहीं आएगा तो फिर कब आएगा, अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो क्या हम अभी भी स्वतंत्र नहीं होंगे? अभी भी विचारधारा के तौर पे हम पश्चिम की विचारधारा में रहेंगे? तो फिर हमको कब होना चाहिए इस विचारधारा में? तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अब जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको तो वही लिखना पड़ेगी, वेलफेयरिस्टिक वाली, ये वाली विचारधारा तो लिख नहीं सकते। इसलिए इस समय जो परीक्षाएं दे रहे हैं उनके साथ बड़ा द्वंद है। वो टीवी पे जाते हैं, मोदी को सुनते हैं, या फिर मोहन भागवत को सुनते हैं, या फिर वो और किसी विचारक को सुनते हैं, और इस टाइप के जैसे कंगना रनावत के फेवर में जो लोग तर्क देते हैं उनकी बातें सुनते हैं, तो फिर उनका मन उधर जाता है, उनके आंसर भी उस तरह से तैयार होने लगते हैं थोड़े थोड़े, है ना, और उसमें पॉइंट्स वैसे आने लगते हैं। फिर जो किताब पढ़ते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, नोट्स पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर या फिर जो पॉलिटी के मूल भाव समझने की, सेंट्रल आइडिया निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब परीक्षा में क्या लिखना है। क्योंकि ये बहुत खतरनाक युग में, ट्रांजिशन वाले युग में जी रहे हो, क्योंकि अभी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और बदलाव लाने वाले में नई शिक्षा नीति भी है। तो कल भी मेरी एक भेंट है नई शिक्षा नीति पे, उन्होंने बुलाया है, नई शिक्षा नीति के ऊपर कुछ जानकारी चाहते हैं वो, तो वो उसमें और क्या बदलाव होना चाहिए, क्या। मैं पढ़ाता रहा हूँ, साल भर से आर्टिकल भी पढ़ रहा हूँ, मेरे पास सब तरह के विचार हैं। हिंदूवादी विचारधारा भी है, तो उसके वामपंथी विचारधारा भी है, तो कट्टर वाले भी हैं, सब तरह के, लिबरल भी हैं, सब तरह के लोग हैं। तो उन सब के आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, जो साल भर से पढ़ाया भी। मैंने अपने यहाँ करंट अफेयर्स में कम से कम NEP के ऊपर कम से कम 40 के आसपास आर्टिकल पढ़ाए होंगे, जो द हिंदू के भी हैं, तमाम न्यूज़पेपर के हैं। अब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में तो एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये नेशनल मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर का। इन्वायरमेंट वाला होता है और कुछ होता है, तो उसमें तो इंटरनेशनल लेवल के जो मैगजीन्स हैं वो उस पर कुछ कमेंट कर देते हैं, तो वहां से वो इंटरनेशनल व्यू बिल्कुल अलग निकल करके आता है। वो हम सोचते ही नहीं, वहां से उनकी शुरुआत होती है, वो बिल्कुल अलग होता है। टेररिज्म पे होता है, अफगानिस्तान के मुद्दे पे होता है, तो वो उसमें इंटरनेशनल व्यू ज्यादा मायने रखते हैं। इंडियन राइटर उतना अच्छा नहीं लिख पाते। भारत के लोग यदि अफगानिस्तान के मुद्दे पे लिखेंगे तो उतना नहीं, उसके बजाय लंदन की पत्रिका लिखे, अमेरिका की पत्रिका लिखे, तो वो ज्यादा अच्छे से वहां के न्यूज़पेपर प्रकाश डालते हैं। तो हमेशा जो भारत की बाउंड्री से बाहर वाली चीजें, उनके ऊपर आप इंटरनेशनल अप्रोच वाले आर्टिकल पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर्स की तैयारी करते समय में इंटरनेशनल अप्रोच रखिए, लोकल वाले नहीं रखना, इंडिया की नहीं रखना। इंडिया का अपना एक व्यू हो सकता है, वो एक सिंपल है, वो एक पैराग्राफ हो सकता है, लेकिन 90% आंसर आपका कहां से आएगा? इंटरनेशनल वाला। कौन कौन से मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो भारत की बाउंड्री से बाहर शुरू होते हैं, जैसे पेरिस क्लाइमेट डील, भारत भी उसका एक हिस्सा है पेरिस क्लाइमेट डील का, लेकिन वो कहां हुई? पेरिस में हुई। उसके बाद ग्लासगो में भी हुआ था एनवायरमेंट, ये कॉप,
है ना। तो ये कॉप के ऊपर बात हो रही है, इन्वायरमेंट के ऊपर हो रही है, टेररिज्म के ऊपर हो रही है, अफगानिस्तान पे हो रही है, ऑयल प्राइसेस पे हो रही है, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के उस पे हो रही है कि कितने बैरल क्या हो गया है, क्या है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रूड ऑयल बास्केट बोलते हैं ना हम लोग, फ्यूल बास्केट। तो वो है, टेक्नोलॉजी पे हो रही है, मेटावर्स पे हो रही है, या सोशल मीडिया पे हो रही है, या अमेरिका के बिग टेक के ऊपर कोई बात आ रही है कहीं कुछ, ठीक है, या प्लूटोक्रेसी पे आ रही है, या फिर अमीर लोग किस प्रकार से, कैपिटलिज्म किस प्रकार से जो है वो राजनीति को प्रभावित करते हैं, राजनेताओं को पूरी तरह से एक तरह से ग्रिप में ले लेते हैं। तो हम लोगों के लोकल एग्जाम्पल नहीं लेना, हम लोगों को दुनिया भर के एग्जाम्पल लेना है, दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के एग्जाम्पल लेना। अब यहाँ पे भी मान लीजिए अडानी पूरी तरह से स्पॉन्सर करेगा, चुनाव में मदद करेगा, बीजेपी को 1000 करोड़ रुपए दे देगा या 500 करोड़ रुपया दे देगा, चंदा दे देगा। तो जब वो उसको सरकार बन जाएगी, बीजेपी की बन गई, और 500 करोड़ रुपया चंदा दिया या 1000 करोड़ चंदा दिया, तो अडानी को जब जरूरत पड़ेगी सरकार के सपोर्ट की और वो फोन करेंगे, तब क्या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री टाइप कोई आदमी होगा तो क्या वो मना कर पाएगा उसको कि नहीं मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, आपने भले ही दिया होगा चंदा 1000 करोड़ लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, ये हमारे एथिक्स में नहीं आता, इस प्रकार का जवाब मिल सकता है क्या उसको? तो वो आप कहोगे कि क्या गलत है क्या सही है, अडानी ऐसा क्यों कहेगा या गृह मंत्री ऐसा क्यों करेंगे और मोदी ऐसा क्यों करेंगे, वो तो राष्ट्रभक्त हैं, आप आरोप लगा रहे हो। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे, हम ये एक सहज प्रश्न बता रहे हैं कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे, क्या वो मना कर पाएंगे, तो क्या ये मदद करना नहीं हुआ? और मान लीजिए वो थोड़ा बहुत इलीगल है और वो कानून के तहत नहीं आता तो भी उसको मदद नहीं मिलेगी क्या? तो लीक से हट करके मदद की जाएगी। जैसे कि कोई दफ्तर में लाइन लगी हुई बाहर और कोई किसी का रिश्तेदार है या किसी ने अभी उसके बेटे को ही थोड़ा सा कुछ काम दिया है या थोड़ा सा पैसा दिया है या उसी ने उससे उधार लिया है, तो क्या वो बैकडोर से उसको लाइन से हटा करके अंदर नहीं बुलाना चाहेगा? तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होता ही है। इसी को तो प्लूटोक्रेसी कहते हैं। तो पूरी दुनिया में जो जो मदद करता है उसको सपोर्ट करते हैं। बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति तो जो लोग उसको चंदा देते हैं 4 साल तक उनको जिस भी देश में वो जाता है उनका व्यापार चलाने के लिए उनको ले जाता है, साथ में ले जाता है, अपने दौरे में साथ में ले जाता है। यानी अकेला अमेरिका का राष्ट्रपति का विमान नहीं होता, उसके पास साथ में 15-20 विमान और होते हैं। उन सब में वो कौन लोग होते हैं जिन्होंने उसको चुनाव में मदद की थी, पर वो घोषणा करके ले जाता है। जब वो भाषण देता है अमेरिका के चुनाव में, जब भाषण होते हैं मतदाताओं के लिए, तो पीछे उन सब कंपनियों के नाम लिखे रहते हैं कि इस बार रिपब्लिकन कैंडिडेट को कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनियां कर रही हैं। तो पब्लिक में वो बिल्कुल वो एक चीज होती। तो ये हम लोगों ने भी अमेरिकन पैटर्न पे कर लिया। तो ऐसे जब मुद्दे हों थोड़े से जो इंटरनेशनल लेवल के नेचर के हों, तो इनको ले क्या करोगे? ये मुद्दे सारे के सारे आप बड़े न्यूज़पेपर को पकड़ो, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर को पकड़ो। इंडिया के न्यूज़पेपर से आपका दिमाग नहीं खुलने वाला, ना तो यहाँ के लिखने वालों की इतनी समझ है और ना उसको वहां से शुरू करेंगे। लेकिन जो इंडिया के मुद्दे हैं उनको यहां से, जैसे कृषि कानून का मुद्दा है तो वो हमारा मुद्दा है, लोकल मुद्दा है। अभी जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो वो हमारा मुद्दा है, वो हमारे न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर नहीं लिख पाएंगे। केवल ह्यूमन राइट का मुद्दा है तो किस पे हो जाएगा? इंटरनेशनल, क्योंकि वो इंटरनेशनल मामला है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट की बात आ रही है, शिक्षा के अधिकार की, राइट टू एजुकेशन जो हमने दिया, तो फिर हम यहां पर बात करेंगे। इसलिए शिक्षा नीति की बात चूंकि हमारे यहाँ की है, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात जब हम करते हैं तो हम इंडियन न्यूज़पेपर को ज्यादा फोकस कर। तो ऐसे हमने करीब 30-40 अलग अलग समय में जो आर्टिकल्स आए थे, एडिटोरियल लिखे गए थे, उन सबको करके हमने एक प्रकार का हमने एक्सप्लेन करके हमारे रेगुलर क्लास में बताया। तो अब हमारा एक विजन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि 40 तरह के लोगों ने 40 तरह के विचार दिए और उससे सोच के हम लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं। लेकिन अब जब हम इनको बताने जाएंगे सरकार को, तो सरकार का एक विजन है हिंदुत्व वाला, तो वो ये चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति को प्राथमिकता मिले। भारत विश्व गुरु था पहले, नागार्जुन के समय में केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, उसके समय में आर्यभट्ट के समय में मैथ्स बहुत अच्छा था, या एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छी थी, फिजिक्स हमारी कणाद की बहुत अच्छी है,
या मतलब ये हम लोग मतलब वो जो गुप्त साम्राज्य में थे या जो नवरत्न हुआ करते थे या फिर हमारे उपनिषदों में जो चीजें हैं उसमें से निकाल करके बताओ कि वो बेस्ट है और वो दुनिया में सबसे बेस्ट है, हम फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। यही इसका मतलब है कि हम बहुत सारे मॉडर्न साइंस को पढ़ाएं लेकिन हम सबसे ज्यादा सिलेबस में उसको रखें, उसको वेटेज दें, तो हमारे बच्चे गर्व करें कि हम भारतीय हैं और हम विश्व गुरु थे और आगे भी बन सकते हैं। तो आप लोगों में से कितने लोग सहमत होंगे कि हाँ अब सिलेबस को टर्न कर दिया जाना चाहिए या सिलेबस को वाकई में उसका सेफ्रनाइजेशन हो जाना चाहिए, यानी उसका भगवाकरण करो। अब वही जो अकबर है, अकबर का जो चैप्टर 15 पेज का है उसका 1 पेज का करो और महाराणा प्रताप जो आधे पेज के हैं उनको 5 पेज करो, ठीक है, या 10 पेज करो। तो अब ये चीज जो है ये बड़ा, अब 10 पेज का आप करेंगे कैसे? तो क्योंकि आप अकबर की महानता की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप को आप केवल आधे पेज में सिमट के रख देते हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी की जब बात आती है तब क्या होता है कि जो मैं 30-40 आर्टिकल की बात कर रहा हूं वो उस तरह की बात नहीं कर रहे, वो बार बार बोल रहे हैं कि रोजगार मिलेगा कि नहीं, बायोटेक्नोलॉजी कितनी शामिल कर रहे हो, नैनो टेक्नोलॉजी कितनी शामिल कर रहे हो, इंटरनेशनल डिमांड किसकी है, अभी किस में ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन से हिस्से में ज्यादा जो है मशीन लर्निंग, वो इंडस्ट्री 4.0 उस पर कितना फोकस कर पाओगे, वो लोग उस टाइप के आर्टिकल लिख रहे हैं। लेकिन जब हम मीटिंग में जाएंगे हमको अभी बुलाएंगे, अब जैसे कल मेरी जो बैठ है उसमें दिन भर माथापच्ची ये इस टाइप की है, ठीक है उसमें जाकर के मैं उन 40 आर्टिकल में से कोई बात रखूंगा तो मैं विरोधी दल का हो जाऊंगा, जबकि न्यूज़पेपर में हमने वही पढ़ा और यूपीएससी के आंसर में भी आप जाकर के वही लिखने वाले हो। आप सरकार को क्या सुझाव दोगे? ये दोगे कि महाराणा प्रताप का चैप्टर 15 पेज का करो और अकबर का आधे पेज का कर दो। अगर ऐसा करोगे तो वो कॉपी चेक करने वाला आपको निपटा देगा। ये फिर कंगना रणावत में और आप में फर्क ही क्या रहा? तो वो तो दिक्कत हो गई, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर से चारों तरफ जो माहौल हमारे पास चल रहा है, और मैं भी जिन लोगों में उठता बैठता हूँ या जिनसे चर्चा करता हूँ उनके साथ कुछ भी चीज मैच नहीं करती, मेरी पढ़ाई पे मैच नहीं करती। मैं जो आर्टिकल द हिंदू में पढ़ रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, किसी भी अखबार में पढ़ रहा हूँ, मैच ही नहीं कर रहा, तो वैसी कोई चर्चा ही नहीं, उस लेवल पे है ही नहीं, वो सोफिस्टिकेशन है ही नहीं। वो कहाँ से शुरू होती है? वो बहुत पीछे ले जाती है। फिर लगता है कि नहीं, क्या पीछे जाना, हिंदुत्व होने में गर्व नहीं है तुमको? अब गर्व तो है लेकिन जॉब नहीं मिलता तो ये दिक्कत है। अभी आप संस्कृत मीडियम ले लो तो कितने लोग नौकरी कर लेंगे बताओ। अब मेरे को इतना ज्यादा गर्व है कि मैं संस्कृत भाषा पे गर्व है और ये सब भाषाओं की जननी है और ये संस्कृत मेरी माँ है, मैं भावुक हो जाऊं अभी। तो बिना, ये तो हिंदी तक में नहीं मिल रहा, इंग्लिश से मिलता है, जॉब भी तो इंग्लिश से मिल रही है, आपका यूपीएससी तक बाहर कर देता है। तो फिर या तो फिर आपको बदलना है तो फिर ढांचा बदलो ना, हटाओ इन सबको जो इंग्लिश मांगते हैं कॉपी चेक करना। अगला रिजल्ट बताओ यूपीएससी का जिसमें 900 में से 700 बच्चे आपके हिंदी वाले सेलेक्ट हो जाएं और 200 इंग्लिश वाले जाएं, तो हम सब भी कर लेंगे। फिर उसी में संस्कृत में लेना शुरू कर दो, हमको क्या दिक्कत है, हमको तो श्लोक बहुत अच्छे से आते हैं, बचपन से ही जानते हैं हम लोग, हम फिर टॉप कर जाएंगे ये हमारे स्टूडेंट तो हम तो रटा देंगे आप सबको संस्कृत में, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप करो ना उसको। आप वो दरअसल क्या है, हम केवल उधर कुछ नहीं कर रहे, उस लेवल पे कोई चेंज नहीं कर रहे। हम कहाँ चेंज चाहते हैं? यहाँ पे चेंज चाहते हैं, और चाहते हैं कि नहीं यहाँ संस्कार आ जाए, यहाँ भारतीयकरण हो जाए, यहाँ भगवाकरण हो जाए, ये सब उस तरह की चीज। इसीलिए सरस्वती शिशु मंदिर के रिजल्ट सबसे कम है यूपीएससी में। कभी कभार 4-5 साल में 1 या 2 बच्चे जब कभी निकलते हैं तो वो उसका कितना स्वागत होता है, सत्कार होता है, ये सरस्वती शिशु मंदिर का। कॉन्वेंट वालों ने कभी किया है ऐसा? कॉन्वेंट के तो होते 99% लोग, 90% से ज्यादा लोग कॉन्वेंट स्कूल के होते हैं, वो तो कभी भी जुलूस नहीं निकालते उसका, हाँ, और वो बोलते हैं ये हमारा है। तो ऐसा क्या कारण है? तो आपको बदलना पड़ेगा ना सिस्टम। मैकॉले को रिप्लेस करो, फिर तो उस स्तर की किताबें बनाओ, थिंकर लेके आओ, सिलेबस डिजाइन करो, करिकुलम उस हिसाब से डिजाइन होना चाहिए ना। तो वो है नहीं। तो आप लोगों में से कितने लोग सहमत हो जाएंगे सर ठीक है, हम लोग तो जो होगा देखा जाएगा, कैरियर बने ना बने तो ये तो चौपट हो जाएगा। बाकी लोग तो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग जितना प्रवचन दे रहे हैं, इन सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इनके सबके बच्चे। तो फिर ऐसे में विश्वास कौन करेगा? जनता में से कौन आगे आएगा अपना बलिदान देने के लिए संस्कृति के नाम पे? तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ चीज है ना। आप भी कर लो, जैसे हमारे यहाँ होता है यज्ञ विज्ञान में, योगा में, इनमें कर लो। तो क्या है, अपना वही योगा सेंटर खोलो अपना खुद का, या
यज्ञोपैथी में कर लोगे तो यज्ञ कराना आपको बुलाएगा कौन? फिर वो दिक्कत है ना। तो कोर्स कर लोगे तो कोर्स करने से क्या होता है? आप भी कर लो, मैं रामायण में पीएचडी हूँ, मैं महाभारत में पीएचडी हूँ, अमेरिका वाला देगा क्या जॉब आपको? इंटरनेशनल लेवल पे तो मिलेगा नहीं। इंडिया में भी कितने प्राइवेट कंपनी वाले लोग हैं जो रामायण में पीएचडी अगर कोई है महाभारत में तो उसको अपने यहाँ रखना पसंद करेंगे। वेदों के ऊपर कोई है तो उपनिषदों के ऊपर कौन करना पसंद करेगा? जब तक आप उसको कमा के नहीं देते, तो इसीलिए तो 2% मोबाइल हमको विदेशों से मंगाना पड़ता है। तो मैं खुद कशमकश में रहता हूं, मैं खुद इसी माहौल में पला बड़ा हूं, गायत्री परिवार में सांस्कृतिक माहौल है, बड़े संस्कार हैं, सब है। और लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो अब वो बोले नहीं हम नई शिक्षा नीति में ये लेके तो आ रहे हैं, पर क्या आप पूरा ये ले आओगे तो फिर हम कंपटीशन कर पाएंगे? फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर और इन सब के ऊपर क्या हमारे लोग बैठे रहेंगे वहां पे? फिर क्या आईआईटी जो है वो उसमें भेदभाव नहीं हो जाएगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज और ये तो उस लेवल पे पढ़ा रही है और फिर आईआईटीएन है वो बिल्कुल विदेश जा रहा है और बाकी ये आदमी यही ढोल बजा रहा है भारत में? ये क्या करेगा? तो आपके पास उस स्तर के फिर रोजगार होने चाहिए, उनको प्लेसमेंट देना पड़ेगा आपको। तो उन लोगों के प्लेसमेंट कहाँ होंगे? तो फिर ये केवल बातचीत रहेगी, केवल जिज्ञासा रहेगी लोगों की, केवल ये डिस्कशन के तौर पे रह जाएगा, या असली में आप करने वाले? बोले नहीं नई शिक्षा नीति में हम सब कुछ बदल के रख देंगे, आप सुझाव तो दो। तो हम सुझाव देंगे वो 40 आर्टिकल वाला जो हमने पढ़ा है, क्योंकि हमारे पास उसके सिवा तो कोई मैटर नहीं है। बोले नहीं हम वो तो पढ़ते ही नहीं, क्योंकि वो विरोधी लोगों की विचारधारा, वो कम्युनिस्ट विचारधारा, वो फॉरेन, वो वेस्टर्न थिंकर है, हम उनको नहीं पढ़ना चाहते। वेस्टर्न थिंकिंग है वो पश्चिम का अनुकरण करते हैं। फिर चाइना ने किया, देखो चाइना ने अपनी मातृभाषा में क्या क्या कर लिया, जापान ने अपनी मातृभाषा में क्या क्या कर लिया। तो फिर ये बनाना था ना, बोले नहीं कांग्रेस ने साजिश की, नहीं बनाया। फिर तुम अपने बच्चे को तुम शुरू करो। तो वो नहीं, अपने बच्चों से शुरू नहीं करेंगे, दूसरे के बच्चे से करेंगे। तो ये रिस्क पहली बार बलिदान होने की कौन लेगा? 1-2 पीढ़ी को बलिदान होना पड़ेगा उसके लिए, फिर माहौल बनाना पड़ेगा। तो बनाओ नेक्शन न्यू एजुकेशन पर। अभी तक आई उसमें तो कुछ लक्षण दिख नहीं रहे। अब बोले नहीं अब आप इसमें अमेंडमेंट के लिए सुझाव दे दो। अब मैं कल जा रहा हूं तो क्या सुझाव दे पाऊंगा, कितनी बात बता पाऊंगा और कितने वो मान लेंगे, मुझे उम्मीद कम ही लग रही है। तो ये डायलेमा वाला, ट्रांजिशन वाला समय चल रहा है अभी। इसलिए मेरे यहाँ लेक्चर में आप देखते होंगे कि मैं इस तरह से क्यों पढ़ा रहा हूँ। मार्केट में तो ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप पे तो ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे बिल्कुल अलग आ रहे हैं। वहां पर एक वो लेक्चर लेने वाले महोदय आते हैं, वो बिल्कुल अलग बताते हैं। यूट्यूब पे उनके इतने लेक्चर हैं और इतना वो क्रूरता और कट्टरता भर देते हैं, दिमाग बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देते हैं ना। वो भी तो आपको कसाबी बना रहे हैं, वो भी कसाबी बना रहे हैं एक तरह का। ठीक है कि आप वो ऐसा गन लेकर के मुंबई में किसी होटल में नहीं घुसोगे, लेकिन एक तरह का वैचारिक कसाब तो हो ही जाएगा वो। तो चलता फिरता बम हो जाता है। और वो जब फ्रस्ट्रेशन देखे नहीं, ऐसा है नहीं। और वो यूपीएससी तो कतई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वहां पर तो वो अप्रोच लगती नहीं। मैंने आपको बताया कि उसकी अप्रोच तो बड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती है। तो आप यूपीएससी की लैंग्वेज कैसे निकालो? तो पॉलिटी शुरू करने से पहले मैं पॉलिटी की आत्मा जो है वो है बड़ी कल्याणकारी वाली, वो दूसरों की भलाई की बात करते हैं। बात यहाँ पे भी हो रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और ये बिल्कुल शानदार बातें हो रही है, भलाई की बात है। पर यहाँ भलाई ऐच्छिक है और वहां पर मैंडेटरी है। वहां कानूनी बाध्यता है भलाई करना है आपको। आप इस पोस्ट पे हो मतलब आपको भलाई करना है, नहीं तो गिर जाओ, आपको सजा हो जाएगी। और यहाँ पर है कि नहीं, आपका धर्म है कि आप भलाई करोगे। तो धर्म कितने लोग निभाते हैं? ये तो आपने देखा था, एक कहानी सुनी होगी कि वो सब लोगों को कहा गया कि एक लोटा दूध ला के डालना है आपको कढ़ाई में। तो रात को सब जो है अंधेरे में उन्होंने कहा, बोले सब लोग 1 लोटा दूध डालेंगे, मैं 1 लोटा पानी डालता हूँ। तो वो कहानी सुनी ना बचपन से, सभी लोग सुनाते हैं, कई बार सुनी होगी। तो उसमें जो है वो सब लोग जो सोचते हैं मेरा पानी जो है, तो उसमें पता थोड़ी चलता, इतना दूध होता तो 1 लोटे पानी से क्या पता चलता। तो सुबह देखा सारा ही पानी था, यानी किसी ने भी 1 लोटा दूध नहीं डाला। तो ऐसे अगर आप समाज के भरोसे छोड़ दोगे तो लोक कल्याण तो होना ही नहीं है, वो तो भूखा ही मर जाएगा। वो तो राज्य ने जिम्मेदारी ले रखी है, इस वजह से उसका काम चल रहा है। अभी पेंडेमिक के समय में अगर लोगों पे छोड़ देते कि नहीं सब लोग किसी को भूखे नहीं मरने देंगे, किसी भी घर में राशन नहीं है तो वो धर्म के नाते पहुंचाएंगे और किसी को भूखे नहीं मरने देना। लेकिन सरकार ने दिया ना कि हम 50 किलो अनाज तो आपको किसी भी हालत में देंगे।
और उसको मतलब देंगे ही देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे यहाँ से ले जाइए और एक पैसा भी नहीं देना आपको। क्योंकि अभी उसको क्या योजना बताया था, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा या अन्नदान योजना कुछ था, तो वो झोले पे भी फोटो था मोदी जी का, देखा था ना, बड़े बड़े पोस्टर हैं, तो बड़ा मजेदार है। तो पर हुआ भी नहीं हुआ, तो इसको धर्म आधारित कर देते, चलिए इतने हिंदू हैं तो हिंदू तो भूखे किसी को मरने ही नहीं देते। हिंदुओं में तो इतनी कहानियां हैं, पुराणों में है, भगवान की कहानियां इतनी सारी है कि उन्होंने किसी को भूखा नहीं जाने दिया अपने, तो फिर तो होता ही नहीं, मरता ही नहीं। वैसे लोगों ने मदद की, सामाजिक संस्थाओं ने खूब मदद की, गायत्री परिवार ने खुद ने खूब मदद की, लाखों लोगों की मदद की होगी। लेकिन अगर कानून के तहत अगर मदद नहीं होती, राइट टू फूड नहीं होता मान लीजिए, और राइट टू फूड के तहत मदद नहीं मिलती, तो एक्ट के तहत मदद मिल गई, कानून के तहत मदद मिल गई। और सरकार की मशीनरी कितनी बड़ी है, सरकार के पास गोदाम कितने भरे पड़े हैं अनाज के, ऐसे किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास थोड़ी है। तो जिम्मेदारी किसकी है फिर? सरकार की। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी में जो लैंग्वेज है वो उसके आधार पे, तो थोड़ा सा जो ऐच्छिक वाली चीज है ना, उस पर शंका होती है, क्योंकि वो लोगों की इच्छा पे निर्भर करती है। और इच्छा पे जब निर्भर करती है तो फिर कोई आदमी अपने परिवार को या अपने खुद को काम को छोड़ के, अपने स्वार्थ को छोड़ करके कितना परमार्थ करेगा। अब ये मैं करने आ रहा हूं, जैसे कितने कोचिंग वाले ऐसे फ्री क्लास चलाना चाहते हैं, हाँ कितने चलाना चाहते हैं। अब मैं तो एक भाव लेके आता हूं कि नहीं, गुरु ने हमको बहुत दिया है तो हम गुरु जी के नाम पे कम से कम गायत्री शक्तिपीठ पे कुछ करेंगे। और अब तो अभी कम संख्या में हूँ, यहाँ बहुत हॉल भरा रहता था, बहुत बड़ी संख्या में लोग पढ़ते थे, तो हमारे अंदर तो ये भाव है, तो हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों में कहाँ है ये भाव? अगर 50% भी इस देश के कोचिंग क्लास वाले इस काम को कर दे तो क्रांति हो जाएगी शिक्षा की देश में। ये फिर बायजूस टाइप और अनअकैडमी टाइप और ये जो प्लेटफॉर्म है जो पैसा वसूल करते हैं, ये बने थे वेलफेयर के लिए। इन्होंने कहा था हम सब ये फ्री करेंगे और ऐसे ही सब, शुरुआत ऐसे ही करी थी, ये जो जियो ने करी थी ना, पर किया क्या उसने, अब और बढ़ा दिया। तो ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि वो उसको फ्री जारी रखे, नहीं करते, जारी नहीं रखते। हम तो 2014 से लेके अभी तक चालू रखे हुए हैं इसको। आज हम घर पे जाकर के सो सकते हैं, दिन भर से कुछ मीटिंग यहाँ वो, बिल्कुल थके हुए हैं, फिर उसके बावजूद उस कार्यक्रम में भी सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए वहां पे भी गए कि ये भी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, जागरूक व्यक्ति के नाते बुला रहे हैं, कुछ सुझाव मांगना चाहते हैं, बात करेंगे, सुनेंगे, कुछ नई चीज निकलेगी, शायद कुछ सॉल्यूशन निकला है, अपने अंदर का भी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाए, क्योंकि अंदर भी तो डायलेमा है ना, हम भी तो ये भी सुनते हैं वो भी सुनते हैं, अब से सोचते हैं करें क्या, भारतीय होने के नाते तो बहुत भाव उमड़ते हैं, लेकिन करें क्या। अब मजबूरी हमारी है कि स्टूडेंट को सिलेबस तैयार करना है, उसको आंसर लिखना सिखाना है, उसको भटका दिया तो वो फेल हो जाएगा, और उस टाइप का लिख दिया उसने तो पक्का बाहर होना है। मार्केट में व्हाट्सएप पे जो चल रहा है वो तो लिख ही नहीं सकते ना परीक्षा में, वो तो बड़ा स्वार्थी बनाता है आपको, तो आपको खतरनाक बना देता है। और धार्मिक रूप से सेक्युलर नहीं होगे तो फिर क्या होगे, बोलो कट्टर हो जाएंगे तो फिर और खतरनाक हो जाएगा। फिर उधर जाते हैं तो वो सब देखने को भी नहीं आता, फिर लगता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट भी चेंज हो रहा है, संसद भी चेंज हो रही है, संविधान की भी अलग व्याख्याएं हो रही है, न्यूज़पेपर भी आजकल अलग लैंग्वेज लिखने लगे हैं, अरे न्यूज चैनल भी तो चिल्ला चिल्ला के कितने अच्छे से ये सब बात बता रहे हैं, तो फिर पूरा देश बदलता हुआ दिखता है। फिर लगता है कि अब ये खत्म हो रहा है क्या, फिर एग्जाम में वही प्रश्न आ जाता है तो फिर लौट करके आते नहीं, खत्म कुछ नहीं हुआ, ये इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होता, एग्जाम अपनी जगह स्टैंड करती है। एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं है, आप पूरे सैंपल उठा के देख लो, 2014 से मोदी सरकार है, 14 से लेकर अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, एक क्वेश्चन में भी आपको आरएसएस की और सरकार की मंशा दिखाई नहीं पड़ती, सही नहीं दिखती उसमें। और जब डीप में जाके पढ़ते हो तो भी नहीं दिखती। कि डीप में जाकर के अगर विवेकानंद को पढ़ोगे तो फिर वो ऐसा लगेगा कि ये सेक्युलर है, क्योंकि वो फिर सबकी बात करने लग जाते हैं। फिर आप जब डीप में जाकर के भगत सिंह को पढ़ते हो तो हिंदुत्व को गाली देते हुए दिखते हैं। डीप में जाकर के रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ते हो तो वो तो बोलते हैं, बोले राष्ट्रवाद ही खराब चीज है, राष्ट्रवाद होना ही नहीं चाहिए, पूरी दुनिया ही एक राष्ट्र है, तो वो तो और बड़ी बात कर देते हैं। गांधी को पढ़ते हो तो वो फिर उनका अलग दिखता है। फिर बाल गंगाधर तिलक को देखते हो तो अपने को लगता है कि ये कट्टर हिंदू हैं, क्योंकि इन्होंने शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव और ये तैयार किया, लेकिन वो जिन्ना को अपना वकील बना लेते हैं तो फिर लगता है कि जिन्ना मतलब जिसने पाकिस्तान बनाया, कायदे आजम थे वहां के, मतलब ये इनके वकील थे। और फिर वो जिन्ना जो है कई जगह पर बहुत अच्छी बातें करते हुए दिखते हैं। तो डीप में पढ़ने पर जो है ना बहुत ज्यादा फिर आप जिनको विलेन बनाया जा रहा है
उनको आप विलेन मानते नहीं। और तो फिर क्या किसी को, ऐसे व्यक्ति को जिसको विलेन बनाया जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या सोशल मीडिया में, तो क्या उसके खिलाफ कोई प्रश्न आया क्या? ऐसा प्रश्न आया क्या परीक्षा में? नहीं, प्रश्न भी नहीं आता। ये जिसको हीरो बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा या पार्टी के और उसके द्वारा, तो क्या उसके बारे में, उसके हीरोइज्म से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आया क्या? किसको हीरो क्यों मानते हैं हम लोग, बताओ, उसके पक्ष में प्रमाण दो या उदाहरण दो या उसकी जिंदगी के बारे में लिखो। आता ही नहीं प्रश्न। यानी प्रश्न तो सारे के सारे उसी पैटर्न वाले आते हैं। कौन से? जो जेएनयू वाला पढ़ा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला पढ़ा रहा है, हमारे नोट्स कह रहे हैं, किताबें कह रही है, इग्नू के नोट्स कह रहे हैं, पूरे प्रश्न वही हैं, वही लैंग्वेज है, आंसर भी वही है। तो फिर आप क्यों भटक रहे हो? आप भी मत भटको। तो दरअसल मैं डबल जिंदगी जीता हूँ। आप लोगों को फिर अलग पढ़ाना पड़ता है, किसी संस्था में जाते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, फिर स्टेज पे जाते हैं, वहां अलग बात करनी पड़ती है, फिर वहां जाकर के फिर पूरा बदलना पड़ता है, तो पर्सनालिटी आपकी ढोल हो जाती है। आप मतलब वही व्यक्ति वहां जाकर के दूसरी बात कर रहा है, यहाँ आकर के दूसरी बात कर रहा है। और ये भी एक चूंकि धार्मिक संस्था है, तो यहाँ पे भी एक सीमा है। मेरी क्लास में थोड़ा और ओपन होता है, तो जो मेरी डायरेक्ट क्लास है, जो रेगुलर क्लास है पेड वाली, उसमें और ज्यादा ओपन होता है, क्योंकि वहां बंदिशें और छूट जाती है, तो वहां और यूपीएससी निकलता है। तो जैसे जैसे आपका यूपीएससी बाहर आएगा, ये वाले जो है ये आपके पैरामीटर ध्वस्त होंगे। तो एक तो पॉलिटी पढ़ने से पहले आप ये दिमाग में बिठा लेना, ठीक है? क्योंकि पॉलिटी जब शुरू करोगे तो उसमें सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है, और मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी में उससे ज्यादा होता है, क्योंकि पॉलिटी है ना सीधा सीधा हमारे जेब पे असर डालती है। आरक्षण जेब पे असर डालता है। आप बाहर हो जाओगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, एक की तनख्वाह चालू हो जाएगी, तो सीधा असर। वो क्या होता है? सिद्धांत गांधी जी और गोडसे, कोई हमारे घर पे नौकरी देने नहीं आ रहे, ना ही कोई अनाज डालने आ रहा है, ठीक है? तो जो गोडसे की जय बोल रहे हैं उससे भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है, और गांधी की जय बोलने से भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है? वो सब भावनात्मक विषय है, ठीक है? लेकिन पॉलिटी जो है वो सीधा सीधा कानून है, और वो कानून कैसा है? भौतिक रूप से आपको फायदा पहुंचाता है, भौतिक रूप से आपको कंफर्ट दे देता है। किसी की आपने फॉर्म भरते समय भेदभाव देखा होगा कि SC/ST वाले को 25 रुपए देने हैं या 20 रुपए, ऐसा कुछ रहता है, मतलब बहुत कम रहता है, और जनरल वाले को 400 रुपए देने, या यूं कहें कि 100 रुपए और 400 रुपए का अंतर हो जाता है, इतना अंतर हो जाता है। तो उसको लगता है कि इसके बोले आपके कमरे का अगर बेचमेट है आपका, या रूममेट है आपका, और उसने ऑनलाइन जमा किया, तो उसके बैंक में से कितना पैसा कटा? उसके वॉलेट में से केवल 100 रुपया गया, आपके वॉलेट में से सीधा 400 रुपया गया। तो असर दिखता है भौतिक रूप से, आपकी जेब पे, आपके वॉलेट, उस पर असर आता है सीधा सीधा। और सरकार की योजनाओं में आ जाता है। गांव में जब जाते हैं सरकार की योजनाओं में आ जाता है। गरीब दोनों क्षेत्र के गरीब हैं, और सवर्ण भी गरीब है, और उसका खैर मकान तो मुझे लगता है सवर्ण को भी मिला है प्रधानमंत्री आवास में, नहीं मिला? सभी को मिला है ना? हाँ, मकान वाले में नहीं है, लेकिन कई विषयों में आपको भेदभाव देखने को मिलता है। तो फिर लगेंगे कि ये क्या चीज है? तो दरअसल वो मन मानता नहीं हमारा इतना आसानी से, क्योंकि पॉलिटी जो है वो प्रत्यक्ष। तो फिर वो व्हाट्सएप वाली बात मानने की इच्छा होती है, तो क्या उसको जाके लिख दोगे? तो लिख नहीं सकते, ये बड़ी चीज है। उसको मानने की इच्छा होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर भेदभाव देखते हैं, है ना? और वो भेदभाव जो इनके साथ हुआ होगा वो तो पता नहीं कब हुआ, 2000 सालों से हुआ, तो उसको तो हमने देखा नहीं, तो वो उस पर विश्वास होता नहीं, क्योंकि हम तो देखते हैं कि हमने तो बचपन से नहीं किया। आज तक किसी भी SC/ST वाले को हमने तो नहीं कहा कि तुम ये हो, हाँ, और तुम्हारा ये स्तर है, और हम तुमको ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। फिर आपको लगता है कौन करते हैं ये कौन है ये ऐसे लोग जो ये ऐसा काम करते हैं? हमने तो कभी नहीं किया। तो फिर इसकी सजा हम क्यों भुगते हैं? जिनने किया वो उनसे बात होती, लेकिन वो तो मर गए सब करने वाले। अभी भी कुछ हैं तो वो गाँव में है। अब आप शहर में रहते हो तो आप तो बिल्कुल भी नहीं करते, या छोटे जगहों पर भी कई जगह पर बंद हो गया है। कई गाँवों के संस्कार बड़े अच्छे हैं, कई गाँवों में इस तरह की बातें है नहीं, वहां पर आपको किसी प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिलता। तो पॉलिटी इन सबके जवाब देती है, पॉलिटी इन सबको डीप में ले जाती है आपके इसमें। तो आपके मन की जो दुविधाएं हैं, वो दुविधाएं पॉलिटी में जाके शांत हो सकती हैं, लेकिन वो बढ़ भी सकती हैं अगर आप उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के साथ चलाओगे। तो साथ साथ उसको पढ़ते जाओगे तो फिर दुविधाएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आपका मन जो है बिल्कुल उसके साथ मैच नहीं करेगा। फिर
ऐसी जो संस्थाएं हैं, आरएसएस हुई या बीजेपी या ऐसी संस्थाएं, इनके जो प्रमुख हैं समय समय पे वो जो बयान देते हैं या उनके जो भाषण होते हैं उनको कहीं आप पढ़ोगे या उनके किसी सेमिनार में चले गए या आपने भी वो वर्ग 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड बोले वो शिविर कर लिया है ना, तो हाँ, तो उसमें फिर पक्के वो कर देते हैं, आपका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो अखंड भारत तक भी ठीक है, चलो अखंड भारत से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कल से म्यांमार को भारत में शामिल करो, आपको क्या फर्क पड़ना है, आपको तो अपना काम रोज का करना ही पड़ेगा, ठीक है। म्यांमार भारत में होना हो, ये इन चीजों का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जेब पे असर डालते हैं, सीधा सीधा आपके जीवन पे असर डालते हैं, ऐसी चीजें जो है वो आपको बेचैन कर देती हैं। जबकि जॉब नहीं मिलता, फिर उससे बेचैनी भी होती है और जॉब भी नहीं मिलता, तो फिर इसका करें क्या? तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं कि आप थोड़ा सा ना अपनी पर्सनालिटी में से इन चीजों को निकाल करके देखो, पर्सनालिटी में मत आने दो इन चीजों को, और इनको सेपरेट चेंबर बना के रखो दिमाग में, ठीक है। आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहना है, रहो, लेकिन उसको इधर घुसने मत दो, पढ़ाई के समय में क्लियर कर लो। तो पॉलिटी के बहुत सारे मूलभूत सिद्धांत हैं, जिस सिद्धांत में हमारी पॉलिटी काम करती है वो वेलफेयरिस्टिक स्टेट है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, जिसमें जन्म से पहले से लेकर के मृत्यु के बाद तक कल्याण की बात की जाती है, व्यक्ति के कल्याण की बात। बीमा कब होता है? मरने के बाद बीमा होता है, बीमा भुगतान होता है परिवार को, तो मरने के बाद, तो बीमा तक की बात है। और जन्म के पहले टीके लगते हैं गर्भवती माता को, वहां से तो जन्म नहीं हुआ किसी नागरिक का उससे पहले, और नागरिक की मृत्यु के बाद उसके बच्चों का क्या होगा, या फिर उसका बीमा का भुगतान हुआ कि नहीं, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। इसको समाप्त करके आप समाज पे नहीं डाल सकते। बीमे का भुगतान समाज कैसे करवाएगा? वो तो राज्य या कोर्ट ही कराएगा। तो इसलिए वो वेलफेयरिस्टिक स्टेट की संकल्पना चाहे वेस्टर्न हो, आपको पॉलिटी के हिसाब से आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप इन विचारों को कट्टरता से पढ़ोगे तो कई लोग क्या करते हैं कि नौकरी लगते ही किताब को, नोट्स को, सबको भूल जाते हैं और फिर वापस उसी रंग में रंग जाते हैं। किसमें? वो जो तमाम मुख्य विचारधारा जिसको कह सकते हैं, अभी इसको मुख्य विचारधारा इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि ये जीत रही है, बहुमत मिल रहा है। डेमोक्रेसी में बहुमत वाला आदमी प्रधानमंत्री बनता है, तो कोई नरेंद्र मोदी जबरदस्ती जाके नहीं बैठेगा, लोगों ने बहुमत से जिताया, विचारधारा सभी को पता है, उसके बावजूद लोगों ने वोट दिए हैं, तो लोकतंत्र में तो ज्यादा वोट वाला जीत जाएगा। कोई कंफ्यूज होकर के आप बहला फुसला करके वोट नहीं छीनेगा। शालीनता से लोगों ने होशो हवास में जाकर के कमल के फूल पे बटन दबाया और वो जीते हैं और वो बने हैं, उसमें दिक्कत क्या है? डेमोक्रेसी में तो ऐसा ही होगा। और डेमोक्रेसी में आपके मन का हो जाए तो आपको फिर प्रचार करना चाहिए, सब काम छोड़ के, और अपना विचारधारा फैलाओ, और उस विचारधारा के लोग जिस दिन ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो दूसरे व्यक्ति को चुनेंगे। अभी तो विचारधारा यही चले, इसलिए मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी है, तो मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी में जाकर के वो जुड़ जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, ये एथिक्स के पेपर में आ जाएगा। पॉलिटिकल कमिटमेंट या पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि उसका ट्रांसफर, पोस्टिंग सब पॉलिटिकल पार्टी पे पता होता है, और पॉलिटिकल पार्टी आपकी विचारधारा जान लेगी तो फिर आपको सपोर्ट करेगी, अगर उनके फेवर की रही, अगेंस्ट वाली रही तो आपको पनिश कर देगी। तो इस वजह से भी कुछ लोग जो है बकायदा पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को एकदम ज्वाइन कर लेते हैं। पार्टी ज्वाइन नहीं करते, विचारधारा ज्वाइन कर लेते हैं अधिकारी बनने के तुरंत बाद। उसको लगता है परीक्षा में लिखना नहीं है, अब मुझे उस विचारधारा की कोई जरूरत नहीं है, तो खत्म हो गई। तो टेम्परेरी चेंज होता है, तो आप भी कर सकते हो, टेम्परेरी चेंज हो सकते हो। परमानेंट भी चेंज हो जाओगे तो फिर वही है कि पार्टी अगर बदली तो फायदा होगा, अदरवाइज तो नुकसान हो जाएगा। कहीं बोलने में आ गया, कहीं कुछ कर दिया तो पकड़ा जाओगे, ठीक है, तो वहीं हालत खराब हो जाएगी। तो कई लोग चेंज कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते उनकी हालत भी खराब होती है, हम देखते भी हैं। उसी आधार पे उनको पोस्टिंग, जिला वगैरह सब मिलता है। तो ये फोर्थ पेपर के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। फोर्थ पेपर में दो पॉलिटिकल फोर्थ पेपर में घुस जाएगी, पता नहीं चलेगा। इसलिए लोक प्रशासन पढ़ाने वाले अधिकांश लोग ये दावा करते हैं कि हम एथिक्स का पेपर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लोक प्रशासन वाले ये दावा क्यों करते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने वाले इसलिए वो ये दावा करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने वाले को पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसमें कैसी नैतिकता होना चाहिए। और हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्पल भी हैं,
थिंकर्स के उदाहरण भी हैं, हमारे पास काफी कोटेशन है, और हम न जाने कितने ऐसे थिंकर्स को जानते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिद्धांत दिए हैं। हम उन सिद्धांतों के आधार पर कह रहे हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को कैसा होना चाहिए। ठीक ऐसे ही पॉलिटी, इसलिए आपको कभी भी जब 2 ऑप्शनल लेने होते थे तब पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ नहीं लेने देते थे, उसमें मनाही थी कि दोनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं, क्योंकि वो वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। कहां से? पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है कौन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिटी, इसलिए आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो देखा जाए तो 4th पेपर पढ़ रहे हो, पॉलिटी से ही आपका 4th पेपर निकलेगा, ठीक है, एथिक्स वाला। तो आपके जो पॉलिटी के जो सिद्धांत हैं, डीपीएसपी और ये सब वहां काम आएंगे लिखने में, उत्तर लिखने में। तो आपके 3 जगह काम आता है, पॉलिटी वाले पेपर में आता है, एथिक्स वाले में आता है और निबंध में आता है, और इंटरव्यू में भी आता है। और इंटरव्यू में तो आपको देखना पड़ेगा कि गमछा अगर वो भगवा है और यहाँ एक बिंदी है तो थोड़ा उस तरह का होना पड़ेगा, आपको डिप्लोमेट होना पड़ेगा। अगर आप एम्बिग्यूटी है कोई, आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं कौन है, तो फिर आपको अलग तरीके से पेश आना पड़ेगा। बिल्कुल सेक्युलर टाइप, अलग टाइप से हो जाओ ना, पता ही आप भी पता मत चलने दो कि आप क्या हो ठीक है और अगर सीधा पता चल रहा है उसकी बातचीत से कि कम्युनिस्ट है और उस टाइप का है, अभी तो बचे नहीं है, वो खत्म हो गया, लगभग विलुप्त है तो अब वहां है नहीं, साफ कर दिए गए। लेकिन फिर भी यदि कोई एक आध बचा है तो फिर आपको वैसा होना पड़ेगा, नहीं तो वो पनिश कर देगा, ठीक है। तो आपको वहां तो डिप्लोमेसी करना पड़ती है, पर कॉपी में आपको आपका चेहरा नहीं दिखता, आप भी नहीं पहचान पाते, कॉपी चेक कौन करेगा, तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वहां तो आपके हाथ में होता है इंटरव्यू में, और ये सब होता है, इसका फर्क पड़ता है, ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है। तो रणनीति हम बाद में बताएंगे, इंटरव्यू पहले बता भी चुके हैं कुछ, हाँ कुछ जो है पहले ऐसे हमने लेक्चर लिए हैं, उसमें आप जाकर के सुन सकते हैं। तो खास करके हम जिस विषय को शुरू कर रहे हैं उसकी अपनी एक गंभीरता है, उसका अपना एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है उसका बहुत जबरदस्त, और वो करीब 6-7 चीजों के आसपास से गुजरता है। वो 6-7 चीजें है, पहला लोक कल्याण, ठीक है, दूसरा मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, फिर लिखवा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर, दूसरा है मानवाधिकार। अब आपने देखा होगा कि इनको गाली पड़ती है, ये मानवाधिकार वाले, ये सेक्युलरिज्म, एक और आएगा सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। एक लिबरल लोगों पे भी बहुत गाली पड़ती है कि ये लिबरल है, तथाकथित लिबरल, उदारवादी। तो एक उदारवादी दृष्टिकोण होता है। तो उत्तर लिखते समय में मेंस में आपके दृष्टिकोण उसमें दिखने चाहिए, ये दृष्टिकोण दिखने चाहिए, क्योंकि ये सारे अभी जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा कि सरकार एकदम बदल गई और कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया और अल्पमत में चली गई कांग्रेस, और उन्होंने कहा कि चलो हम अब शक्ति परीक्षण करवा लेते हैं आपका, तो आप अपना विश्वास प्रस्ताव जीत के बताओ, मुख्यमंत्री सिद्ध करके बताए विधानसभा में जरा कि, तो कमलनाथ ने कहा नहीं मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, मैं सिद्ध नहीं करना मुझे, वो वहीं से इस्तीफा देने चले गए। देखा था ना आपने पूरा ड्रामा। और उसके बाद फिर बीजेपी वाले को जो है शिवराज सिंह को कहा कि आप जो है शपथ लेने की तैयारी करो, राज्यपाल ने कहा, तो ये सब ड्रामा हुआ। अब पॉलिटिक के लैंग्वेज में जाकर के वहां जाकर के देखोगे तो ये सब गलत है, क्योंकि लोकतंत्र के हिसाब से और वैसे, पर ऐसा हुआ क्योंकि वो टेक्निकल चीजें तो पकड़ी हुई उन्होंने, टेक्निकल चीजों में वो गलत नहीं है, टेक्निकली कहीं गलत नहीं है, इमोशनली गलत है, एथिकली गलत है, नैतिकता के रूप से वो गलत है, क्योंकि 52nd अमेंडमेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, याद है ना आपको, 1985 में, क्यों, हाँ 86। तो वो जो है वो क्या था अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ, कि दल बदल कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप जिस वोट से जीते हैं तब उसने आपको वोट देने के साथ साथ आपकी पार्टी को भी वोट दिया था, तो उसने देखा था कि हाथ का पंजा है या कमल का फूल है, उसने देखा था वोट देने वाले ने।
अब अचानक से आपका मन परिवर्तन हुआ तो क्या जो 2 लाख मतदाता हैं उनका भी मन परिवर्तन हो गया है क्या? ये तो आपका मन परिवर्तन, आपका मन तो करोड़ों रुपए देख करके भी हो सकता है बदल जाए। आप तो मंत्री पद चाहते हो, इस वजह से भी हो सकता है आपका मन बदल जाए। लेकिन क्या वो 2 लाख लोग भी यही चाहते हैं क्या, जो वोटर थे? तो बोला नहीं, फिर से इलेक्शन में जाएंगे ना, पर इस बार जो आप इलेक्शन में जा रहे हो वो मंत्री के तौर पे जा रहे हो, क्योंकि आपको पहले ही मंत्री बना दिया गया और लोगों में ये है कि ये सत्तारूढ़ दल के हो गए और अब इनकी सरकार आ गई है और अब ये मंत्री हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं को जिताएं। तो अब तो परिस्थितियां बिल्कुल हो गई। तो क्या है, फेयर इलेक्शन है। वो जो इलेक्शन थे उस समय तो अनिश्चित था कि कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, ये नहीं पता। आप मंत्री बनोगे या नहीं बनोगे ये भी नहीं पता। उसके बावजूद आपको लोगों ने वोट दिए थे, आपकी पार्टी को दिए थे, तो वो इलेक्शन अलग था। अब इलेक्शन बिल्कुल अलग है। अब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि आप पॉलिटी पढ़ोगे पूरी, तो उसमें जनप्रतिनिधित्व कानून है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन सुधार है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। पॉलिटी वर्ड मैंने यूज किया, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज करता तो केवल निर्वाचन आयोग आता, लेकिन मैंने पॉलिटी शब्द यूज किया तो उसमें कितनी चीजें आ जाएंगी? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नोटा का बटन। देखो क्या क्या चीज आ जाएगी पॉलिटी में। कॉन्स्टिट्यूशन तो आएगा ही, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट में जितने एक्ट संसद ने बनाए वो सब आएंगे, रूल्स रेगुलेशन आएंगे, टर्म्स आएंगी, कंडीशंस आएंगी और नियम आएंगे संसद को चलाने के, और फिर विचारधाराएं आएंगी, आइडियोलॉजी जो संसद को लेकर के या कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जितनी आइडियोलॉजी काम करती हैं वो सब आएंगी। उसके अलावा आएंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पे डिसीजन दिए हैं वो सब आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और चुनाव के ऊपर और तमाम संस्थाओं के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर, केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर, वित्त आयोग के ऊपर, जितनी चीजें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हुए वो आएंगे। आया समझ में? और जनरल डिबेट इन न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया। तो जो डिबेट है न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, जगह जगह पे, वो भी पॉलिटी में आएंगी। और गवर्नेंस, तो पॉलिटी जब बोलते हैं ना, इंडियन पॉलिटी, तो सब विषय जो है बड़ा ब्रॉड हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक तरह का ये है कि इस आर्टिकल में क्या है, दूसरे में क्या है, ज्यादा से ज्यादा उसकी व्याख्या। लेकिन पॉलिटी वर्ड में फिर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटी से फिर नैतिकता की व्याख्या और अच्छे से होती है, एथिक्स की व्याख्या और अच्छे से होती है। तो एथिक्स जो है वो देखा जाए तो पॉलिटी में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एथिक्स नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, उसकी एक लैंग्वेज है कि अगर बहुमत नहीं है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है, लेकिन पॉलिटी के हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि उसमें एथिक्स भी आते हैं, उसमें वो अमेंडमेंट्स भी आते हैं और अमेंडमेंट्स करने की मंशा भी आती है। कई बार ये होता है कि आगे प्रसाद मिलने वाला है, या स्कूल में कई बार वो बैठता था ना, मिठाई बैठती थी 15 अगस्त और 26 जनवरी पे, या ऐसे कोई विशेष अवसर होते थे, एनुअल फंक्शन होता था, या तो टीचर ने कहा कि पहले छोटे बच्चे जाएंगे, पहले छोटी क्लास के बच्चे जाएंगे, या लड़कियां पहले जाएंगी या छोटे बच्चे जाएंगे, ये बोल दिया। तो वाकई में गेट से एक दूसरे गेट में जहां मिल रहा था वहां तक प्रवेश करते समय में छोटे बच्चे ही आगे गए, और बाद में जो बड़े बच्चे गए उन्होंने अगले गेट से वहां अंदर तक, वो मिठाई वाले तक पहुंचते उससे पहले वो पहुंच गए। अब बात समझ में आई ना? तो टेक्निकली तो वो ठीक हो गया, लेकिन क्या उद्देश्य पूरा हुआ? नहीं, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आखिर में मिठाई सबसे पहले किसने हासिल करी? बड़े बच्चों ने, छोटे बच्चों को मिल नहीं पाई। तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज जो है वो पहले गेट जैसी होती है जहां से आप निकल जाते हो, टेक्निकली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल क्यों रखा गया था, और जब आखिर हमारे जो पहले के संसद चलाने वाले लोग हैं उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लेके आए थे? ताकि दल बदल किसी भी हालत से ना हो, किसी भी चोर रास्ते से कोई रास्ता ना निकाल लिया जाए। लेकिन वो तो हो गया फिर,
कुल मिला के तो कर लिया और जनता ने ताली बजाई कि नहीं ये है, हम तो कर लेते हैं। बल्कि कई लोग मीम बनाते हैं, ऐसे चुटकुले बनाते हैं व्हाट्सएप पे कि अमित शाह को वहां पे बोलो तो वो वहां पे भी बना देंगे, न्यूजीलैंड में भी बना देंगे, कनाडा में भी बना देंगे, वहां इनको भेज मत दो नहीं तो ये बोलेंगे कि तुम्हारी सरकार गई बीजेपी की। अब यहाँ मतलब इतना कॉन्फिडेंस जाता है और उसको क्वालिफिकेशन मानते हैं, उसको अचीवमेंट मानते हैं कि ये अचीवमेंट है। मतलब अनएथिकल होना, कुछ भी करना, करप्शन करना, बुलिंग करना या कुछ किसी भी हद तक जाना, ये क्या है? अचीवमेंट। और बल्कि ये एक तरह का वो है। तो ये तो मतलब इसका मतलब सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है। तो फिर लोकतंत्र में तो यही होना चाहिए कि सोसाइटी में जो लोग चाहते हैं वही होना चाहिए, और वो हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोसाइटी में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने विद्रोह नहीं किया, किसी ने आंदोलन नहीं किया, किसी ने गलत आर्टिकल भी नहीं लिखे। उन्होंने कहा अच्छा अब क्या कर सकते हैं। कई लोगों को तो आदत हो गई है तो ऐसा करते ही है, मतलब कई लोग बेईमानी करते ना खेल में, तो हम लोग मैं बताता था, तो वो ऐसे ही था। वो हाथ पे काट खाया उसने एक बार। मैं कहा तू 3 बार आउट हो गया, मतलब तू मानेगा ही नहीं गया, तो हाथ पे काट करके भाग गया। हमने कहा भाई चल तेरे को 4 बाल और खिला लेते, उसमें क्या फर्क पड़ता, पर काटता तो नहीं कम से कम। तो कई लोगों के बारे में बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाता है कि ये मानता नहीं, ये इसका फिक्स है और ये ऐसा ही है, मतलब इसको बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। तो वो ऐसे ही करता था। वो बड़ा भाई भी आता, बड़ा भाई मेरा दोस्त था, वो समझदार था, और उसका छोटा भाई था वो पिंटू। तो बड़ा भाई जो है मेरे को कहता था, बोले ये पापा को बोल देगा कुछ अपने बारे में फालतू कुछ तो भी, तो अपने को खेलने भी नहीं देंगे, तो इसको खिलाओ। तो हम दिन भर बॉल करते रहते थे उसको, वो शॉट में हम पकड़ के लाते थे बॉल। 3-4 लोग होते थे, हमारा यही काम था बचपन में, पिंटू को खिलाना बस। वो था कि वो बदमाश था, वो कभी हार ही नहीं मानता था, कितनी बार उसको आउट कर दो मानता ही नहीं था, बोले हुआ ही नहीं। तो पॉलिटिक्स में भी जो है बड़े पिंटू आ गए, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आपको भी मानना ही है, तो जनता भी ऐसी हो गई है। जनता कहेगी अभी खिलाओ इन्हें, कोई अब दे तो जानने तो है नहीं है, इसी को खिलाओ। अब हाँ उसको आउट भी कर दो तो वो बोलते नहीं मैं तो नहीं हूं, मैं ही खेलूंगा। तो वो आ गए, फिर से आ गए, चलो ठीक है अब यही सही है। अब जो विवाद से बचना चाहते हैं, हाथ पे कटाने से बचना चाहते हैं या फिर पंगा नहीं चाहते, वो तो चाहेंगे कि भाई खेलते रहो तुम, अब क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जनता जो है उसको कोई बहुत ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किसकी जिम्मेदारी आ गई? सारी जिम्मेदारी हमारी है कि हमको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, हमारे सामने सब सिविल सर्विसेज के लोगों के सामने इतनी परेशानी है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब सब ठेका उन्होंने ही ले रखा है ईमानदारी का और सरकार को बचाने का, यानी नैतिकता को बचाने का और पॉलिटी पढ़ने का। ये सब हम ही को करना है, किसी को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा डीप में, और हमको उसके पॉइंट्स और उसके असली तत्व को ला करके रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है मेरी मंशा आप लोग समझे होंगे, इसलिए कोई मुझे पॉलिटी पढ़ाते समय गाली नहीं देगा कि ये आप क्या पढ़ा रहे हो, हमारी मंशा तो दूसरी है। तो आप आम जनता वाले हो तो ठीक है, आपकी मंशा तो वही होगी, हम उसको नहीं बदल सकते, तो बदलना भी नहीं चाहते। हमारे अकेले बात करने से ना तो सरकार बदलेगी, ना जनमत बदलेगा, ना मैं इसको बदलना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे से भी मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ किसी से। ठीक है, और इन्होंने मेरा कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर लिया कि मुझे काटने को दौड़ रहे हैं, बल्कि मेरा तो सम्मान ही करते हैं, जगह जगह सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलते रहते हैं, चारों तरफ वाहवाही होती है, अच्छी पेट है हमारी ऊपर तक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर भी है उधर भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारी तो नौकरी भी नहीं, हमारा क्या ट्रांसफर करेंगे, हमारा क्या है। ठीक है, हमारा कुछ नहीं है, इसलिए हमारी पर्सनल इंटेंशन कुछ नहीं है, बस ये है कि आपसे पास हो जाओ। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन ये रहेगा कि लैंग्वेज अपनी आदर्श बनाए रखना, और आदर्श का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्निकल उससे बने रहना, और एथिक्स में जाना हो तो एथिक्स का पेपर देख लेना, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, है ना, और वही मानवाधिकार वाली, है ना, लोक कल्याण वाली, और समाजवादी दृष्टिकोण सबसे बेस्ट होगा। पूंजीवादी दृष्टिकोण से भी समाजवादी दृष्टिकोण ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि समाजवादी आप पूंजीपतियों से, गांधी जी बोलते थे कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, और जितने पूंजीपति लोग हैं इनको हम ट्रिकल डाउन में विश्वास करते हैं, और अगर ये अमीर बनेंगे तो गरीबों का भला करेंगे। अमीर आदमी से अपेक्षा की जाती है कि गरीबों का भला करेगा, है ना। तो ये वही वाली बात हो गई कि समाज निष्ठ बात होगी कि नहीं, समाज करेगा, उसको सरकार को करने की जरूरत नहीं है, समाज कर लेगा। तो ये अपेक्षा करना थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है ना। गांधी जी बोलते थे कि नहीं, ये सब जो संपत्ति है पैसे वालों की, ये इनकी नहीं है, ये आपकी है, लेकिन ये
निगरानी कर रहे हैं, ये उसका ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आप नहीं संभाल पाओगे इस संपत्ति को, तो ये जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है। तो अब ये वाली बात जो है एकदम से गले उतरती नहीं है कई बार, लेकिन अब है तो यही, तो इस पे बने रहना है तो गांधी जी को तो मानना पड़ेगा ना। तो ये है। तो समाजवादी दृष्टिकोण में क्या होता है कि सरकार आती है और कहती है कि नहीं, हम किसी को बहुत ज्यादा बड़ा पूंजीपति बनने नहीं देंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो मैंने दो तरह के इस बार सवाल आए थे ना, इस बार दो तरह के सवाल आए थे। तो देखिए कब वो पॉलिटी के हिसाब से आता है तब कैसे उत्तर देना है, मैंने क्लास में भी बताया, जिसमें एथिकल अप्रोच होती है उसमें कैसे देना है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जब पूछा जाए तब कैसे देना है। तो इस बार जो सवाल आया था वो उसका आंसर था डीपीएसपी, और नीचे एक और लिखा हुआ था लोक कल्याणकारी सिद्धांत, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ में। तो लोक कल्याणकारी वाला लिखा जिन लोगों ने, उनका गलत हो गया, डीपीएसपी जिसने लिखा उसका सही हो गया। हालांकि वो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, यूपीएससी हो सकता है उसको डिलीट कर दे, क्योंकि दोनों आंसर सही है, लोक कल्याण वाला भी सही है, डीपीएसपी भी सही है। लेकिन ब्रॉडर कंसेप्ट है ना तब जाएगा जब प्रश्न की लैंग्वेज कौन सी है। तो अगर लैंग्वेज में हमेशा नीति निदेशक तत्व जैसा ऑप्शन है और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ ऑप्शन है, तो आपको उसको टिक करना है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन वाले किसी लेक्चर में या कहीं आपने देखा हो, मैंने उसको थोड़ा दूसरी तरीके से समझाया है ना, मैं भूल गया मैंने कैसे समझाया, मुझे नहीं पता। वो रोज लेक्चर चेंज होता है ना हमारा, कभी सुबह से शाम में सब चेंज हो जाता है हमारा। मैं तो दिल से बात करता हूँ, तो मेरा कोई वो ऐसा रटाया नहीं है, और पढ़ा है ऐसा नहीं होता कि मैं कहीं से पढ़ के आके आपको पढ़ाता हूँ। मेरे एक फ्लो में मैं बात करता हूँ, जो हमने अभी तक तैयारी की है उसके आधार पर कुछ आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें, फिर आप चले जाइएगा मौलिक कर्तव्यों में, पर्यावरण का हित देखना, महिलाओं के सम्मान वाली बात होनी चाहिए, ऐसी सारी बातें जो है वो हमारे मौलिक कर्तव्यों में लिखी हुई है। स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्शों को मानना, सरकार ये जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं इनका सम्मान करना या इनकी रक्षा करना, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, ये ऐसे गुण सद्गुण जो है वो आपको वहाँ मौलिक कर्तव्यों में, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो उसमें लिखे हुए हैं, वो इसमें आ जाएंगे। नीति निर्देशक तत्व सारे वो आ जाएंगे कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही करना है ना, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, आपको पंचायतों के अधिकार बढ़ाना है। जैसे जैसे समय बीतेगा आपको पंचायतों के अधिकार बढ़ाने पड़ेंगे, महिलाओं को आरक्षण देना पड़ेगा अगर वो अपने बल पे नहीं आ पाती हैं, क्योंकि आप टिकट ही नहीं दोगे। लेकिन अगर आप टिकट नहीं दोगे तो फिर रिजर्व कर देंगे, रिजर्व करने पर तो फिर टिकट देना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो महिला ही खड़ी होगी। तो महिला रिजर्वेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये सारे एक आदर्श की तरफ ले जाते हैं आपको। आप कहोगे नहीं महिलाओं में अकल नहीं होती, उनके दिमाग घुटने में होते हैं, कई लोग इस तरह से बात करते हैं, है ना। वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हैं, है ना, मुलायम सिंह यादव, ये वो जो उस समय में थे, उन सब लोगों ने जब विरोध किया तो वो इसी लैंग्वेज में बात करते थे, संसद में भी कई बार ऐसी भाषा बोल जाते थे। तो भले महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध भी हो तो भी बोल जाते थे, क्योंकि वो तो विरोध करते थे। अच्छा, मेन स्ट्रीम पार्टियां कांग्रेस बीजेपी सब सत्ता में रहे, लेकिन कभी महिला आरक्षण विधेयक बात करती कि नहीं ये विरोधी हैं, और खुद लाती नहीं है। तो तुम तो भारी बहुमत में हो, तो भारी बहुमत में तो ले आओ, तुमको कौन रोकता है। कृषि कानून तक तो बना दिए, महिलाओं के विरोध में जाएंगे तो घर पे पिटाई हो जाएगी। तो कोई नहीं होगा, ठीक है, वो ला सकते हैं पर लाते नहीं है, क्योंकि उससे स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। महिलाएं इतनी सारी बड़ी मात्रा में यदि पहुंच गई संसद में तो माहौल ही बदल जाएगा पूरा, और नीति निर्माण में फर्क आने लग जाएगा, पॉलिसी मेकिंग में पूरा चेंज आ जाएगा, एक्ट की लैंग्वेज बदल जाएंगी, तो क्रांति हो जाएगी। उतनी क्रांति हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है भारत का वो स्वीकार ही नहीं कर सकता। हम हैं तो पेट्रियार्कल सोसाइटी ना, तभी तो नहीं स्वीकार कर सकते। तो इसीलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, एक बार हम लोगों को संपर्क करने का मौका मिला, किसी के परिचित के यहाँ आए हुए थे, तो हम उनसे बात कर रहे थे। तो उस आज से 10 साल पहले की बात है, तब वो बता रहे थे, बोले मेघवाली आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि ये कोई महिला जो है वो पिता का संपत्ति ले सकती है भारत में, और कितनी महिलाएं लेती होंगी, कितने प्रतिशत महिलाएं पिता की संपत्ति हासिल करती होंगी। कानून तो बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट उसके साथ खड़ा है, महिला के साथ। मांगे अपने पिता से संपत्ति, अपने भाई से अपना हक मांगे, पिता मर गए तो, कि बराबर का हक है मेरा। तो भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं अपने भाई से बोल देंगी या पिता से बोल देंगी कि संपत्ति में बराबर का हिस्सा चाहिए मुझे। कानून बना हुआ है और कोर्ट खड़ा है उसके साथ में, पुलिस जाके उसको संपत्ति दिलाएगी, तो कितनी मांग लेंगे। तो मैं ऐसे बोलते नहीं बना, मैंने कहा 0.5% भी नहीं मांगेंगी।
0.5% महिलाएं शायद इस देश की कभी हिम्मत करे, लेकिन उनको भी दबा दिया जाएगा। अच्छा, घरेलू हिंसा का कानून बना हुआ है तो कितनी महिलाएं अपने पति को या सास को या ससुर को जेल भेज पाएंगी और फिर उस घर में रह भी पाएंगी उसके बाद? कितना मुश्किल है। तो हमारी सोसाइटी कानून बनाने से नहीं होगा ना, केवल कानून बनाने से नहीं होगा। सोसाइटी बड़ी रिजिड है और बहुत जबरदस्त है, वो उसका जो जोड़ है वो बहुत मजबूत है, उसके इतने आसानी से वो हिलते नहीं, ठीक है ना। तो वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है, यानी भाई के पास संपत्ति रहेगी, वो रक्षाबंधन पे कुछ आएगी, फिर वो दया करके, पिता अगर 50 करोड़ की संपत्ति भी छोड़ के गया है और 2 भाई हैं 2 बहन है मान लीजिए, या 1 भाई 1 बहन है, तो 50 करोड़ छोड़ के गया है तो 25-25 करोड़ दोनों को मिल जाना चाहिए। लेकिन किसको मिलती है? पूरी की पूरी संपत्ति भाई को मिल जाती है, 50 करोड़ उसकी होती है। रक्षाबंधन पे वो उसको दे देता है यथा योग्य कुछ भी, कई लोग 500 देते हैं, कई 5000 देते हैं, कई बार साड़ी मिल जाती है। और वो रक्षाबंधन का रिश्ता है, बस वो केवल रक्षाबंधन से बात मतलब रहता है, बाकी कितनी महिलाओं को ये हो जाएगा तो नहीं होता। तो ये बड़ा खतरनाक है और ये आप लागू करना चाहते हैं भारत में कि नहीं, हम कठोरता से लागू करना चाहते हैं, तो कितनी महिलाएं तैयार हो जाएंगी। माँ खुद कहेगी कि अपने भाई से हिस्सा लेगी तो यानी महिला ही महिला को नहीं लेने देगी ना, महिला ही महिला को नहीं लेने देगी। तो ये बड़ा खतरनाक है। और फिर दहेज वाला जो हिस्सा है वो उस पर प्रतिबंध लग गया है। तो हम तो बता रहे थे, हमारे साथ में कलेक्टर थे, तो हम लोग जब एक बार बैठे थे साथ में, तो 5 बजे के आसपास एक महिला है, मैंने कई बार सुना है क्लास में, 5 बजे जब महिला आई एक, और उसने कहा बोले भाई ने निकाल दिया, पति ने निकाल दिया है और 2 भाभी हैं वो लेती नहीं घर में और उनके यहाँ जा नहीं सकते। घर तो बहुत बड़ा है और 2-3 मकान है पिताजी के, लेकिन दोनों भाइयों के पास हैं और पिताजी की डेथ हो गई है और संपत्ति भी बहुत थी, करोड़ों की संपत्ति पिताजी के पास थी। अब पति ने अभी निकाल दिया और उस जिले में ज्यादा कुछ महिलाओं के निवास और कुछ ऐसा कुछ था नहीं, तो नहीं तो निराश्रित महिलाओं का कुछ हॉस्टल टाइप कुछ होता है अधिकांश जिलों में, लेकिन वहां कुछ ऐसी व्यवस्था दिख नहीं रही थी। अब वो दुविधा हो जाती है, 5:30 बज गए हैं, कलेक्टर को घर जाना है, वो महिला खड़ी है, उसको कहाँ भेजेंगे, किसके पास भेजेंगे? मंदिर में भेजेंगे तो क्या वो सुरक्षित है? वहां पे कौन सा मंदिर है, कौन सा आश्रम है, कौन सा बाबा वहां रहता है, कौन सा संत है, और उसको किस हैसियत से भेज देंगे? डीएम सरकारी तौर पे कैसे भेज देगा? पति के वहां पर भेज नहीं सकते, हत्या भी हो सकती है, झगड़ा हुआ है। माँ बाप के यहाँ दोनों जो भाभी हैं वो लेने को तैयार नहीं है, भाई का थोड़ा सा मन है लेकिन वो झगड़ा पसंद नहीं करता घर में। रिश्तेदारों में से दूसरे रिश्तेदारों को किसको बोल देंगे, कहाँ वो सिक्योर रहेगी? तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं। कई बार वो बोलता, फिर वो बोलता था कि यार दहेज वाला ठीक था, इसके नाम पे इसके पिताजी अगर एक फ्लैट कर जाते 50 लाख का और इसी के नाम पे होता तो आज उस फ्लैट में जाकर के अपना चाबी लेके जाती और खोलती और उसमें रहने लग जाती। हम लोग राशन पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं मार्केट से, किसी बनिया को बोलेंगे कि तेरी दुकान सील करेंगे, साले कुछ न कुछ गड़बड़ तो निकल ही आएगी इसमें तो अभी तो इसको कम से कम 1 महीने का राशन तो दे दे, तो कोई भी कहीं से भी दिलवा देते, ठीक है। कलेक्टर को ये पावर तो होता है ना, अपने प्रभाव का उपयोग करके वो ऐसा वेलफेयर तो कर सकता है और करते भी हैं। कई सारे हमारे स्टूडेंट है वो भी करते हैं, हमारे साथ वाले भी करते हैं। हम कहते हैं उनको कि ये करो, आराम से करो, उसको चमकाओ। फैक्ट्री वाले को जाकर के ऊपर से नीचे तक फैक्ट्री को देखो तो अपने आप आ जाएगा तो अच्छा सा कोई किसी का व्यवसाय बहुत बढ़िया चल रहा है, दुकान के सामने खड़े हो जाओ, वहां जाकर के देखो। वो पहले बत्ती रहती थी तो गाड़ी पे तो सब पता चल जाता था कि कौन आया, नहीं तो अपने गनमैन को खड़ा करो, ये वो अपना ड्राइवर जाके परिचय दिया, साहब आए, वो फलाने आए हैं, ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। बोले क्या देख रहे हैं? बोले ये ऐसे ही देखते हैं, फिर दूसरे दिन कुछ होता है एक दिन देखने आते हैं, फिर दूसरे दिन फिर कुछ होता है। तो फिर अरे नहीं, कहीं कुछ होना नहीं चाहिए, साहब से बात करो। बोले बात करवाते हैं, आइए। तो कई लोग पैसा वसूली भी तो ऐसे ही करते हैं, तहसीलदार लोग वगैरह, वो ऐसे ही किसी का अतिक्रमण देखने जाते हैं तो दुकान वाले का एक पत्थर बाहर आ रहा है दुकान, तो ऐसे ही उसको लात मारते हैं। तो फिर उसको कहते हैं इसको चेक कर, इसका नाप लेना अच्छा रोड तो उसको बोलेंगे इंजीनियर को, PWD रोड तो तुम्हारा यहाँ से गया था ना, इधर से वहां ऐसे, उससे बात नहीं कर रहे। रोड तो तुम्हारा ये गया, अच्छा सीधा गया, नहीं सीधा नहीं है, ये बीच में आ रहा है इसका मतलब ये सब टूटेगा तो कल तोड़ फोड़ मचाएगा यहाँ, फिर उसको ठीक करने में 2-3 लाख रुपए लग जाएंगे।
आधी दुकान गिर जाएगी, मुहाना गिर जाएगा। फिर वो बोलता है साहब से कुछ बात करो, तो साहब उसी दिन जिस दिन पैसे की कमी होती है उस दिन शाम को जाके ऐसा करता है, तो दूसरे दिन पैसा आ जाता है उसके तो फिर उसको बोलते साहब से बात करो। साहब से बात करने का मतलब 10 लाख 20 लाख आ गए। वो उसको लगा चलो छुट्टी पाए, कहाँ तोड़ फोड़ होती क्या होता। तो ये तो सबके साथ है, किसी के भी मकान में जाओ, किसी की भी दुकान में जाओ, किसी का मेडिकल चेक करोगे, वो फूड वाले करते हैं, ये वाले करते हैं, कई ड्रग्स वाले करते हैं, तो एक्सपायरी डेट वाली गोली मिल ही जाती है ना, एक आध तो पूरे को खंगालोगे तो मिल ही जाएगी। आपको भी तो पकड़ा देता है कई बार, फिर आपने लौटाई भी नहीं कभी एक्सपायरी डेट वाली मेडिकल की दुकान पे, अनुभव है कि नहीं है? हाँ होगा, एक्सपायरी डेट वाला दे देता है, भूल जाता है ना, सबको देख नहीं पाता, वो प्राइस देखता है, डेट वेट नहीं देखता प्राइस देखता है। तो ये बहुत आसान है, तो बहुत आसानी से वेलफेयर कर सकते हो आप लोग, अगर आपकी मंशा है तो, है ना, उससे करवा सकते हो। क्योंकि बहुत कमाता है तो उससे थोड़ा, यही तो है समाजवाद। फोर्थ पेपर भी यही है। फोर्थ पेपर में उसने कहा था, एक क्वेश्चन दिया था उसमें, सी सेट वाले में उसने क्वेश्चन दिया था, मैं बहुत जिक्र करता हूँ उस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा है। उसने कहा था कि एक जगह बाढ़ आई है और नावों की कमी हो गई है और नावें बहुत कम है, तो आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन दिए थे कि आप नावें और बनवाने का ऑर्डर देंगे नाव बनाने वाले को, या जिसके पास बहुत सारी नावें हैं और उसने नावें देने से मना कर दिया और रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम कम रेट कर लो, या उसे उधार ले लेंगे। या फिर इस टाइप का है कि एक उच्च अधिकारियों को लिखेंगे कि नावों की बहुत कमी हो गई है, ऐसा कुछ है। या फिर चौथा ऑप्शन था, बड़े मजेदार था, अपने प्रभाव का उपयोग करके सारी नावें जब्त कर लेंगे और उनसे काम चलाएंगे ठीक है तो वो ऑप्शन सही था उसका इसलिए आप देखते हो सरकारी जब भी कभी काम होते हैं, चुनाव होते हैं, वो तो सबकी बसें खड़ी करवाते, पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं रोड पे, वो बोलता कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वहां जा रहा हूँ, मिस रोड जा रहा हूँ। वो बोलता है मैं वहां उधर विदिशा जा रहा हूँ। तो चारों दिशाओं में पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, प्राइवेट एक मैदान होता है उसमें बसें खड़ी करवाते जाते हैं, चलो कुछ नहीं उधर लगाओ। बोले मैं जाऊं? बोले नहीं तू रहेगा, तू तो ड्राइवर रहेगा, चलाएगा अपन बस। बोले ये चुनाव में जाइए और वहां इलेक्शन होगा। बोले मैं मालिक से क्या बात करना, वो खुद आएगा, अभी रुक जा। इसमें कई बार तो डीजल भी वही डलवाते हैं, मालिक भी, नहीं तो सरकार भी डलवाती है। 3-4 दिन ड्राइवर भी देना पड़ता है, क्लीनर भी देना पड़ता है, कंडक्टर का तो कोई काम ही नहीं है क्यों टिकट किसी का होना ही नहीं है और डीजल का टैंक फुल करो और 400 बसें एक साथ रवाना होती है वहां से, फिर टीचर्स को लेके और वो चुनाव कराने जाते हैं, ये सब। तो ये कोई पैसा देता है? ये कोई रोकता है? या सरकार को इतनी बसें खरीदनी पड़ेगी? नहीं, वहां को रोड पे खड़ा होना है बस और उनको करना है। आपके यहाँ बहुत अच्छा पानी निकला है कुएं में, गांव में, ट्यूबवेल में कहीं, और उसमें इतना पानी निकल रहा है और आप सोचोगे कि अब तो मैं फसल को इतना गुना और पानी बेचूंगा, और पास में फैक्ट्री है उसको भी बेचूंगा, और यहाँ एक पड़ोस में मांग रहे थे मुझे कि पानी ज्यादा हो तो हमको दे देना, हम इतना पैसा देंगे, तो आप तो फूले नहीं समा रहे। और किसी ने कहा तहसीलदार को, एसडीएम को, कि सर वहां गाँव में पेयजल संकट है और पानी पीने का नहीं है, और जहां ट्यूबवेल खोदते हैं सक्सेस नहीं होता, पानी निकलता नहीं है। पर एक गाँव में एक है, 1 किलोमीटर दूर है, तो दूसरे दिन वहां उससे पूछते ही नहीं, गड्ढे खुदने लग जाते हैं, पाइपलाइन डल रही होती है उसके खेत तक तो बोले ये क्या हो रहा है मेरे खेत में, इधर क्या खोद रहे हैं? बोले पाइपलाइन डल रही, तुम्हारा कुआं बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो बोले नहीं, पहले सबसे पहले गांव में सप्लाई होगा, उसके बाद बचेगा तो तुम अपना खेत में सिंचाई करना। तो बोले ये तो मैंने खुदा है, अपने को आपका कुछ नहीं होता आगे समझ आपका कुछ होता ही नहीं है। इसलिए प्राइवेट आदमी का इस देश में कुछ नहीं है, समाजवाद। आगे समझ समाजवाद। इसलिए कमलापति चाहे उसका हो जाए बंसल का, किस दिन ये वापस सरकारी हो जाए कुछ नहीं कह सकते। बोले मैंने बनाया, बड़े इंटरेस्ट से उनसे बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से, उस दिन अमित शाह जी भी थे और वो सब था, वो सब होंगे। रातों रात वो नेशनलाइजेशन हो गए थे ना बैंकों के, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। तो जिनके बोले हमारे परदादा ने बनाई थी ये बैंक, अब तू घर जा, ये सरकारी है, ठीक है। तो कोई डरना नहीं, कहीं प्राइवेटाइजेशन से बिल्कुल नहीं डरना। जो भी समाजवाद को पसंद करते हैं वो प्राइवेटाइजेशन से डरा मत करो, कब सरकारी हो जाएगा पता नहीं कभी भी एक बुलाना पड़ेगा, रानी कमलापति वो नेशनलाइजेशन एक्ट विधेयक बिल वो प्रवेश करेगा और स्टेट गवर्नमेंट से ही हो जाएगा, तो वहां की भी जरूरत नहीं है। उसमें जबरदस्ती मोदी जी आए, ये तो शिवराज जी कर सकते थे उद्घाटन, है ना। तो वो नेशनलाइजेशन एक्ट आएगा और वो उस दिन नेशनलाइज हो जाएगा। और रेलवे है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा, तो वो हो जाएगा।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी भी हो सकता है। किसी भी प्राइवेट चीज का नेशनलाइजेशन संभव है, इसी को कहते हैं समाजवाद। तो मूलभूत सिद्धांतों की तरफ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।